अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बिजनेस वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस एरिया का कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा था। तो और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने होम असाइनमेंट दिया था, गालमन टैक्सेस का क्वेश्चन था बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर। और फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 36 डायनामिक का, और डिसाइडेड कि यूल ट्राई एंड अटेम्प्ट इसको देखेंगे और कोई इश्यूज होगा तो डिस्कस करेंगे। तो टैक्सेस से कोई इश्यूज और 36 के बारे में क्या आपकी राय है, इसमें क्या चैलेंजिंग एरियाज रहे, उन पे कुछ बात करेंगे। जी जनाब, पहले टैक्सेस की बात कर लें। टैक्सेस आपने किया क्वेश्चन, उसमें क्या इशू नज़र आया आपको, या उसने कैसी प्रैक्टिस आपको दी फ्री कैश फ्लो एस्टिमेशन की और वैल्यूएशन की? जी हो गया था टैक्सेस, चलें गुड हो गया। बेटा सोल्यूशन की हेल्प लेके ना किया करें, मैंने आपको जो चीज़ सिखाई कि सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर लिया करें कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाए, सब अपना रिक्वायरमेंट फुली एड्रेस हो जाए, फिर सोल्यूशन की हेल्प लिया करें। मतलब सो यू शुड बी टॉकिंग कि किया और स्कोर लगभग 70% आया, मेडन अटेम्प्ट स्कोर लगभग 60% आया, ठीक है। तो मतलब दिस शुड नॉट बी लाइक सोल्यूशन की हेल्प से किया, योर रिस्पॉन्स शुड नॉट बी दिस, you should attempt on your own, then you should mark it with the help of solution। ये हैबिट आप बनाने की कोशिश कीजिए, because this is what you will need in your examination। इस हैबिट से ही आपको एग्जामिनेशन में इंशाअल्लाह अच्छा स्कोर मिलेगा। जी किसी और स्टूडेंट को टैक्सेस पे कोई इशू, कोई उसमें ऐसी कोई चीज़ मिली हो आपको जो आपको लगे कि आपने जब कर लिया, सोल्यूशन डिस्कंसल्ट भी कर लिया, आप नहीं क्लियर हो सका कंसेप्चुअली, पूछना चाहें तो? डायनामिक क्वेश्चन नंबर 36, इसको हमने तकरीबन लगभग पूरा क्लास में रीड आउट किया था और हमने इस पे बात की थी जो डिफरेंट टूल्स इसमें लगने वाले थे। एक मुझे लगा एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है, एक डीवीएम है, एक प्राइस अर्निंग रेशियो है, और एक कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है। और कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन इसमें जो लग रहा था दैट वाज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इन्वेस्टर डिस्काउंटेड एट केई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केई का डाटा हमें दिया गया था, क्वेश्चन में वैक का डाटा ही नहीं था। तो जब केई का डाटा हमें अवेलेबल है, ओनली इन्फॉर्मेशन वी हैव अबाउट केई, सो वी हैड नो ऑप्शन बट टू गो फॉर फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर डिस्काउंटेड एट केई। हमने इसको उसी तरीके से ही हल करना था। जी उसमें क्या चैलेंज आया, किसी वैल्यू पे कोई दिक्कत, कोई इशू उसमें रहा हो? डायनामिक लिमिटेड पे कोई क्वेश्चन जो आपको लगता हो, कोई पॉइंट, कोई ट्रीटमेंट जो आपको लगती हो जस्टिफाइड नहीं थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपकी लर्निंग के मुताबिक? सर आपने कहा था कि ये सवाल हम क्लास में करेंगे। ये कहा था मैंने जी, आपने तो हमने कहा था कि अगर हम खुद देख के आना चाहें तो आपने कहा देख सकते हैं, लेकिन वैसे हम क्लास में करेंगे। तो आपने देख सकते हैं, कोई प्रवेल किया कह सकते हैं? नहीं देखा। चलिए जी इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये एक जैसे मैंने कहा इसमें 4 टूल्स हैं डायनेमिक में। डाटा हमने उस दिन जो पढ़ा था उससे एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन और कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है। तो वन बाय वन हम तमाम टूल्स पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, चलिए पहले एक सवाल को स्किम थ्रू दोबारा कर लेते हैं, फिर हम इसकी पढ़ाई पे जाते हैं। इसमें हमें था क्या क्या इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन कुछ अंडरलाइन हमारी हुई भी हैं, उन्हीं पे अगर हम फोकस करें। कंसिडरिंग अ लिस्टिंग, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग में प्लान है और रेंज ऑफ मेथड्स हमें अप्लाई करने हैं। हमें फॉर द ईयर अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है 30 सितंबर 2020 की। ये पीएनएल है जिसमें डिविडेंड और रिटेन प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें हमें लोन और इक्विटी पे इंफॉर्मेशन है। ये टोटल एसेट वैल्यू है। फिर हमें मजीद बताया गया है फ्यूचर की ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओवरहेड्स, और 5 साल बाद क्या होने वाला है इसको भी बताया गया है। वर्किंग कैपिटल में उसने कहा जी कोई इजाफा नहीं होगा, एज एनी इंक्रीज विल बी फंडेड बाय क्रेडिट टर्म्स ऑफर्ड, एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन वुड कंटिन्यू टू बी इक्वल। हमने इन 2 पॉइंट्स की जो डिस्कशन की थी, इन 2 पॉइंट्स से हमारा जो बात निकल रही थी कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पीबीआईटी लेते हैं, उस पर टैक्स चार्ज कर देते हैं और फिर माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपेक्स। तो उसने कहा वर्किंग कैपिटल में चेंज आना नहीं है, डेप्रिसिएशन कैपेक्स बराबर है। इसका मतलब जो पीबीआईटी के माइनस टैक्स हो रहा है वही आपका फ्री कैश फ्लो बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें केई गिवन है तो हमें फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म नहीं, फ्री कैश फ्लोज टू द इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर चाहिए। उसके लिए हमें फिर एक एडजस्टमेंट पीबीआईटी टू फर्म एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, दैट इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट को भी ट्रीट करना पड़ता है यहाँ पे।
तो अब उसकी ट्रीटमेंट पे भी बात कर लेंगे, हम उसको देख लेते हैं कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। तो एनीवेज जनाब, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है इस तरह। फिर मजीद हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमें इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू थी, हमें पी रेशो थी सिमिलर लिस्टेड कंपनीज की, और करंट पे आउट रेशियो बताया गया था, ग्रोथ इन डिविडेंड बताया गया था, इनकम टैक्स 28% है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एसेट बेस्ड वैल्यूएशन बनाऊं, हमें एक मांगा क्या गया, रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर द शेयर्स, द वैल्यूएशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन दिस। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा योर आंसर टू द नियरेस्ट 1000 रुपीज, नियरेस्ट 1000 में राउंड अप करके आंसर देना है। सो वैल्यूएशन फॉर द शेयर्स राउंडेड अप टू नियरेस्ट 1000, प्रॉब्ली वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, हमें वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बनानी है। तो हम सबसे पहले मैं एसेट बेस और डीवीएम ये दो मेथड करता हूं, फिर तीसरे चौथे मेथड पे डिस्कशन करता हूं मैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें सबसे पहले मैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन पे जाता हूं। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में हमने जो चीज पढ़ी हुई है, कहानी काफी लंबी चौड़ी थी कि नॉन करंट एसेट हो, करंट एसेट्स हो, तो डिफरेंट वैल्यूज ली जाती हैं। लेकिन हम इस सवाल को देखें तो हमें इस सवाल में टेंजिबल एसेट के ऊपर बुक वैल्यूज के अलावा कुछ अवेलेबल ही नहीं है। टेंजिबल एसेट्स पे बुक वैल्यू के अलावा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो हम अज्यूम करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन कि टेंजिबल एसेट पे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज शायद अप्रोप्रिएट फेयर वैल्यू टू बी यूज इन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। हमें पता है कि हम जो हमने असूल पढ़े थे, कि जो मॉनिटरी एसेट होते हैं वो बुक वैल्यू पे लेते हैं, इन्वेंट्री लोअर ऑफ इन्वेंट्री एनआरवी पे लेते हैं, और नॉन मॉनिटरी एसेट हम रिलाइजेबल वैल्यू पे भी ले सकते हैं और रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे भी ले सकते हैं अंडर द डिफरेंट ऑप्शन। लेकिन यहां पे हमारे पास बुक वैल्यू के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम देखेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि टोटल एसेट्स जो बुक वैल्यू पे हैं वो शायद फेयर वैल्यू है इनकी। तो टोटल एसेट एट बुक वैल्यू हम लेंगे, बल्कि इसको टोटल टेंजिबल एसेट मैं कहूंगा, टोटल टेंजिबल एसेट्स एट बुक वैल्यू कितने हैं जी? बैलेंस शीट फुटिंग है रुपीज इन 1000 में 43,785, यही है जी 43,785। ये टोटल एसेट्स हैं। इसमें से अब आप लेस करेंगे, हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आप लेस करेंगे इसमें से क्या जी? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, बल्कि इसमें पहले ऐड कर लें, आप ऐड कर लें वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल। अब वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 10,000। तो टोटल एसेट्स हो गया 53,785 के। इसमें से अब आप लेस कर देंगे लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मैं इकट्ठी कर लूं अगर, तो 15,000 लोन है और करंट लायबिलिटीज हैं 12,385। तो टोटल हो गया 27,385, माइनस कर दें तो एसेट बेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, एसेट बेस वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है जी? 400 रुपीज इन 1000 में एसेट बेस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हमारी एसेट बेस वैल्यू ऑफ इक्विटी 26,400। इसके बाद हम डीवीएम पे आते हैं जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के बारे में हमें डिविडेंड ग्रोथ रेट भी यहाँ पे गिवन है, विच इज अवेलेबल इन नोट नंबर 8, के अवेलेबल है नोट नंबर 7। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम बनाएंगे, उसके लिए डी नॉट इंटू 1+G ओवर के माइनस जी। डी नॉट मोस्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड डिविडेंड, रुपीज इन 1000 में वैल्यू ले रहे हैं 1611 इंटू 1+G 5% ग्रोथ ओवर के माइनस जी 0.11 माइनस ग्रोथ। हम इसको शेयर से डिवाइड नहीं करेंगे एसेट बेस वैल्यू? बेटा जो मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पढ़ के लगा वो वैल्यू ऑफ इक्विटी शायद मांग रहा है। उसने वैल्यूएशन फॉर शेयर्स कहा है और उसने एंड में लिखा हुआ है नियरेस्ट थाउजेंड्स में फिर वैल्यूज राउंड ऑफ करें। तो शेयर की वैल्यू तो 1000 में नहीं आएगी ना, तो शायद वैल्यू ऑफ इक्विटी 1000 में आ रही है। तो कोई इसमें
मजाइका नहीं, अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके शेयर वैल्यू भी निकाल देंगे तो कोई मजाइका नहीं है। इसको यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ इक्विटी पे भी इसको लेकर चलेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। जी, तो ये जनाब यहां से डीवीएम से बताएं, रुपीज इन थाउजेंड में ये वैल्यू क्या आ रही है? टू एट 193, ये रुपीज इन थाउजेंड में वैल्यू ऑफ इक्विटी है अंडर डीवीएम। पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शुड बी इक्वल टू अर्निंग्स इनटू पी रेशियो। एज रिगार्ड पी रेशियो हमें नोट नंबर 6 में बताया गया है कि कोटेड कंपनी सिमिलर टू डायनामिक, कोटेड कंपनी की पी रेशियो 12.5 है। कोटेड कंपनी की 12.5 है तो डायनेमिक पे तो 12.5 एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए ना। तो इस पे हम समझते हैं कि 12.5 से इसको हम 20% का कट लगा देते हैं। इसके साथ मैं एक नोट लिख दूंगा यहाँ पे कि भाई मैंने 20% का कट लगाया फॉर डायनेमिक टू मेक इट सूटेबल फॉर डायनेमिक विच इज अनलिस्टेड। ठीक है, ये मैंने 20% का कट लगा दिया। अब मुझे चाहिए अर्निंग्स। यहाँ पे अब थोड़ा सा आर्बिट्रेरी चीज आ जाती है। हमने अर्निंग की, सूटेबल अर्निंग के बारे में कुछ कहानी सुनी हुई है। क्या है सूटेबल अर्निंग के बारे में कहानी? What is the suitable earning we should be using in earning based valuation? हमने कहा था आइडली ऑप्शन नंबर 1 फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग होनी चाहिए। इफ दैट इज नॉट अवेलेबल ऑप्शन नंबर 2 पास्ट के पिछले कुछ सालों की एवरेज होनी चाहिए। इफ दैट इज नॉट अवेलेबल ऑप्शन नंबर 3 लेटेस्ट अर्निंग होनी चाहिए। अब यहां पे बात करें, डू वी हैव इंफॉर्मेशन टू फोरकास्ट फ्यूचर अर्निंग्स? द आंसर इज यस। नोट नंबर 1 में हमें फ्यूचर अर्निंग फोरकास्ट करने का डाटा गिवन है। हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं फ्यूचर अर्निंग फोरकास्ट करने के लिए। आल्दो अगर मैं आईकैप का सोल्यूशन देखता हूं तो उसने करंट अर्निंग जो पास्ट की अर्निंग है उसी से इसको वैल्यू किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमने कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन करनी ही करनी है और कैश फ्लो बेस्ड अर्निंग में हमें प्रॉफिट्स की वैल्यूज लेनी ही लेनी है, क्योंकि अब अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड डाटा से हम यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की तरफ जा रहे हैं, तो जब वो काम करना ही करना है तो वहीं से हम अर्निंग उठा के इस फार्मूला में प्लेस कर लेंगे। तो मैं इसको फिलहाल होल्ड करूंगा और मैं इसको रेफर कर दूंगा अपनी कैश फ्लो बेस्ड अर्निंग मैथड की तरफ। मैं फिलहाल फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड की ऑफ वैल्यूएशन की तरफ मूव करूंगा। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इन्वेस्टर उस मेथड की तरफ मूव करूंगा और इसकी डिटर्मिनेशन में मुझे फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का डाटा मिलेगा। अच्छा जी, हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है 2020 का पीएनएल दिया गया है। 2020 का पीएनएल दिया गया है और फिर उसमें आगे ऑनवर्ड क्या चेंजेस हैं वो बताई गई हैं। एक थोड़ी सी मैं आपको फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर की कहानी जरा दोबारा अगर रिकॉल कराऊं। इधर मैं इसी पेज पे ही यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। हम ये थोड़ा सा वर्किंग नोट में डिस्कशन नोट यहां बनाने जा रहा हूं। हमने पढ़ा था फ्री कैश फ्लो टू इन्वेस्टर था PBIT लेस टैक्स। टैक्स कहां से आना था? PBIT इंटू टैक्स रेट, ऐसे आपका टैक्स आना था। फिर आपने इसमें से लेस करनी थी, बल्कि में कहते हैं इसमें ऐड करनी थी डेप्रिसिएशन और लेस करनी थी आपने इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स। ठीक है, यहां से हमें मिलना था फ्री कैश फ्लो फर्म। और इसमें फिर हमने कहा था कि हम एडजस्ट कर लें, अगर इसमें हम लेस करें पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट और इसमें प्लस माइनस करें नेट लोन्स, मतलब रिसीट्स एंड रीपेड। ठीक है, तो हमें यहां पे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मिल जाता है। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मिल जाता है। ये फ्री कैश फ्लो टू द फर्म या फ्री कैश फ्लो टू द इन्वेस्टर कहलाता है और ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इन्वेस्टर्स कहलाता है।
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें जो डाटा बताया गया है, इसमें उसने कहा कि आप इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ये बताया ना उसने कहा जी वर्किंग कैपिटल में समझो आपको पैसा डालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो क्रेडिटर से आ जाएगा, और जितनी डेप्रिसिएशन आप इन्हें ऐड करनी है उतनी रीइन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेस होनी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वैल्यू उसने कहा कि क्रेडिटर से एडजस्ट हो जाएगी और ये आपस में नलिफाई हो जाएंगे, समझ इन तीनों में कोई वैल्यू नहीं आनी। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि पीबीआईटी लेस टैक्स फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म बन जाते हैं, और उनमें न्यू लोन का भी बाय द वे कोई जिक्र नहीं है। तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट एडजस्ट करना है तो हम फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर पे पहुंचते हैं। अब इसका एक मैथमेटिक्स थोड़ा देखिएगा। लेट्स अज्यूम पीबीआईटी मैं यहां पे लाता हूं 100, इसमें से लेट्स अज्यूम टैक्स रेट अगर 30 है तो 30 रुपीज मैंने यहां से टैक्स काटा, फ्री कैश टू द फर्म मेरे पास आया 70। लेट्स अज्यूम मेरा इंटरेस्ट जो है वो 20 रुपीज इंटरेस्ट है, पोस्ट टैक्स का मतलब इसका 70% ले लो, तो ये 14 बन गया, तो फ्री कैश टू इक्विटी इन्वेस्टर बना 56। ठीक है जी, ये जो हमने इक्वेशन सीखी हुई है पहले अभी तक, उससे ये कहानी ऐसे बनती है। मैंने आपको कहा था भी फ्री कैश टू द फर्म हमने पहले सीख चुके हैं, तो हम इसको इस तरह एडजस्ट करके जा सकते हैं। अब इस केस में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी प्रेजेंट कर सकता हूं। मैं इसको इस केस के लिए मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं। इस इक्वेशन को मैं प्रेजेंट करता हूं, जरा इस इक्वेशन को मैं जरा रिप्रेजेंट करने लगा हूं। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं इसको? मैं कहता हूं कि जनाब आप पीबीआईटी लें, इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और इस केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर। इस केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू इक्विटी इन्वेस्टर, क्योंकि हमने जो बाकी एडजस्टमेंट थी वो तो एप्लीकेबल यहां पे है नहीं। तो पीबीआईटी से 100 है और इंटरेस्ट 20 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 हुआ, और टैक्स इस पे लगा 30% के हिसाब से 24, so profit after tax is 56. It's the same. It is the same. मतलब आप यहां पे इंटरेस्ट डिडक्ट करो और फिर टैक्स कैलकुलेट करो, या पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पे टैक्स लगा दो और नीचे आफ्टर टैक्स एडजस्ट डिडक्ट कर दो, एक ही बात है। बेसिकली तो आपने जब यहां पे इंटरेस्ट डिडक्ट किया तो आपने टैक्स कैलकुलेशन में टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ले लिया, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट यहां पे आपने ले लिया, लेकिन जब यहां पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो आपने टैक्स 24 की जगह 30 रुपए चार्ज किया है। इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स सेविंग है वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो वो टैक्स सेविंग आपने इधर रिफ्लेक्ट कर दी कि आपने 20 रुपए इंटरेस्ट की जगह फिर 14 रुपया पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट यहां पे शो किया। तो यहां पे हमने पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट शो करके टैक्स सेविंग इधर दिखाई है इंटरेस्ट की, और यहां पे मैंने इधर लेस करके शो किया है। कॉन्सेप्चुअली वी शुड अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन मैंने आपको रिलेट करवाई थी फ्री कैश टू द फर्म से, कि फ्री कैश टू द फर्म अगर आपको आता है तो आप सिर्फ उसमें ये दो एडजस्टमेंट करें, आपके फ्री कैश टू इक्विटी पे आप पहुंच जाते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि मैं इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर को यूज करना चाह रहा था। वैसे तो मुझे प्रॉफिट टैक्स का पता लग गया, ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझाना चाह रहा था क्या है। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली मेरा यूज होना है पी रेशियो में भी। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैं फोरकास्ट करूंगा ना, ये मेरा पी रेशियो में भी यूज होना है। इसी फोरकास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं पी रेशियो में लेके जाऊंगा। ये मेरा फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर भी है और ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। ठीक है, सो मैं इसी कैश फ्लोज को फोरकास्ट करके केई पे डिस्काउंट करके वैल्यू ऑफ इक्विटी भी लूंगा, और इसी से एवरेज उठा के पी रेशियो में इसको पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन में भी यूज करूंगा। बेटा यही वर्किंग आपकी फ्री कैश फ्लोज रहेगी ना, ये वर्किंग तो आप बनाएंगे, बट ये वर्किंग क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर। फ्री कैश फ्लोज तो मैं बनाने हैं, क्योंकि वो तो उससे मैं नोट नंबर फ्री कैश फ्लो वाले आंसर के लिए हमें बनाने हैं, उसके लिए, लेकिन पी रेशियो के लिए तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसका हम नेट पैट नहीं उठा सकते। बेटा मैंने ये सारी डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे पूछा था विच पैट शुड वी यूज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस वाज फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर जब अवेलेबल हो तो फ्यूचर उठाओ, ना अवेलेबल होता तो उठा लेते, पास वाली उठा लेते हम। ठीक है, जब फ्यूचर अवेलेबल है तो उठा लो, ना होता तो ना सही। तो मैंने आपको यही बताया कि आईकैप के सोल्यूशन में मेरी समझ के मुताबिक ये गलती है। उसने आपके पास फ्यूचर पैट अवेलेबल है लेकिन उससे करंट पैट उठाया हुआ है। वैल्यूएशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर नॉट पास्ट।
हाँ, और मैं फिर बोल दूं जुमला जो मैंने बोला हुआ है कि अगर आप पास्ट अर्निंग यूज भी कर रहे हो वैल्यूएशन में, इट इज ओनली यूज अंडर द असम्पशन दैट फ्यूचर इन फ्यूचर इट विल बी मेंटेन्ड। इस असम्पशन के तहत पास्ट ईपीएस यूज करते हो आप, पास्ट पैट यूज करते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि पास्ट पैट इज नीडेड देयर, पास्ट पैट कैन नॉट बी यूज देयर, इट इज ओनली यूज ऑन द असम्पशन कि कंपनी विल बी मेंटेनिंग पास्ट अर्निंग इन फ्यूचर। फ्यूचर की अवेलेबल हो तो उसके तरफ जाओ, कम है ज्यादा है, दैट शुड बी यूज्ड। तो अब हम चलते हैं उसकी फ्री कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन की तरफ। तो हमें जो डाटा दिया गया है उसमें करंट, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डाटा करंट हमें अवेलेबल है, ठीक है। हम करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर ड्रॉ कर लें और उसके बाद हम ग्रोथ डालते जाएं 1 to 4, उसने 1 to 4 ग्रोथ डाली है और उसके बाद उसने कहा जी ये फॉर ईयर 5 एंड ईच ईयर देयर आफ्टर अज्यूम एनुअल ग्रोथ विल बी 0। इसका मतलब 4 के बाद ग्रोथ नहीं है। हमें बेसिकली 1 से 4 तक कैश लेने हैं और जो 4th का कैश फ्लो होगा वो 4 टिल परपेचुइटी होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन विल अज्यूम ये 4 टिल परपेचुइटी होने वाला है वो। तो जनाब हमें फ्री कैश फ्लोज, ये सारी डिस्कशन मैंने आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की समझाई ये इस कॉन्सेप्ट के लिए थी, ये सारी कहानी इस कॉन्सेप्ट के लिए थी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मेट को बनाते हैं। हमारे पास 4 साल हमने फोरकास्ट करने हैं और 5वां हम साथ जीरो का भी कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये फ्री कैश फ्लोज की फोरकास्टिंग आ रही है जी, रुपीज इन थाउजेंड में ये वैल्यूज हम फोरकास्ट करेंगे। 2020 मेरा पास्ट है, इसके बाद 1 2 3 4 से परपेचुइटी, ये मेरा फ्यूचर है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब हम इसको अगर फोरकास्टिंग में चलें रुपीज इन थाउजेंड में ही लेके, हमें जो डाटा गिवन है रेवेन्यू, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन ग्रॉस प्रॉफिट, then we have overheads, then we have loan interest, then we have profit before tax, then we have tax, and then we have profit after tax, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इट इज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाएगा तो इसको हम केई पे डिस्काउंट कर लेंगे, डिस्काउंट फैक्टर हम केई का यूज कर लेंगे, केई इज 11%, ठीक है जी। तो अच्छा, यहां पे आपने एक चीज जहन में रखनी है, मैं पहले भी आपको बोला है फिर बता दूं कि बिजनेस वैल्यूएशन में काफी ज्यादा सब्जेक्टिविटीज आती हैं। मैं भी अक्सर सवाल करते हुए बड़ा रेज होता है, मैं पिछली बार ये सवाल कैसे कराया था देखूं, लेकिन कभी मैं देखता हूं तो मुझे खुद अपने सोल्यूशन में कुछ डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं, भी गलतियां भी हो जाती हैं, तो मतलब वो भी अक्सर बच्चे क्लास में पॉइंट आउट कर देते हैं, कोई बाद में बता देते हैं सवाल करते हुए। लेकिन वेरिएशन इन ट्रीटमेंट्स, वो कहता ना जैसे कोई नाजिल होती है कोई मेरे जहन में कोई असम्पशन बात, तो मैं उसके तहत सवाल को थोड़ा सा हिला भी देता हूं। जैसे इस केस में हमने पी रेशो को एडजस्ट किया, हमने पी रेशो को एडजस्ट कर दिया, जो कि लिस्टेड कंपनी की पी रेशो थी, हमने उसको अनलिस्टेड के लिए कट लगा दिया 20% का। सिमिलरली इफ यू रिकॉल, हमने अर्निंग यील्ड जब पढ़ी थी, डिविडेंड यील्ड बेस्ड मेथड पढ़े थे, हमने वहां पे एक बात की थी कि रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनी इज स्लाइटली हायर देन द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम द सिमिलर लिस्टेड कंपनी। हमने डिविडेंड यील्ड को एडजस्ट करने की बात की थी, हमने अर्निंग यील्ड को एडजस्ट करने की बात की थी अपवर्ड। जैसे पी रेशो को हमने डाउनवर्ड एडजस्ट किया था, हमने अर्निंग यील्ड को अपवर्ड एडजस्ट किया था। अब ये कुछ आर्बिट्रेरी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि देयर एंड देन अगर आपकी नॉलेज बेस आपको क्लिक करती है, आप अजम्पशन लेके वो एडजस्टमेंट पास करते हो, तो मुझे लगता है कि एडिशनल मार्क्स एग्जामिनर ने उसके रखे हो या ना रखे हो, इट शुड ऐड वैल्यू टू योर आंसर। जैसे यहां पे एग्जामिनर ने पी रेशो को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है, हमने भी एडजस्ट कर दिया कट के लिए, बट मुझे लगता है यहां पे केई रेशो भी एडजस्ट हो सकती है अगर हम चाहें तो। एग्जामिनर ने नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये केई रेशो का नोट पढ़ा ना, उससे क्या लिखा हुआ है, वंस डायनेमिक इज लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर रिटर्न ऑफ 11%। अगर डायनेमिक लिस्टेड होगी तो 11% रिटर्न होगा, मतलब करंट 11 नहीं है, और हम करंट वैल्यूएशन कर रहे हैं उसकी, हम उसकी करंट वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसका मतलब करंट केई 11 नहीं है उसकी, क्योंकि करंटली एसोसिएटेड तो अनलिस्टेड है। वो तो उसने नीचे पी रेशो के बारे में ये लिखा ना कि भाई सिमिलर लिस्टेड कंपनी की पी रेशो 12.5, तो पी रेशो को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसी अंदाज में मुझे लगता है केई को भी हमें एडजस्ट करना चाहिए था। लेकिन जैसे एग्जामिनर नहीं किया तो आपने भी नहीं किया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आपको एग्जाम अगर क्लिक हो और एक सेकंड थॉट पे आपको लगे कि हाँ यार दिस इज मेकिंग सेंस, तो यू शुड राइट अ स्मॉल नोट एंड यू शुड पास ऑन सच एडजस्टमेंट।
You should definitely add, after writing a note, you should add an adjustment. This will definitely add value to your answer. जो मैंने बात की ना कि you should try to communicate to the marker that you are knowledgeable student. तो अगर आप इस तरह का कोई लॉजिकल नॉलेज बेस्ड आर्गुमेंट लिखोगे, दिस विल इंप्रूव योर इंप्रेशन इन द आइज ऑफ एग्जाम मार्कर. और मुझे लगता है कि ये इंप्रेशन एंड में आपके 3-4 नंबर का फर्क आराम से निकाल जाता है. जहां पे डिस्क्रिप्शन मिलेगी एग्जामिनर को, भाई 3 दूं 4 दूं, वो 4 दिएगा आपको, क्योंकि आपका इंप्रेशन उसकी नजर में अच्छा है, एक नॉलेजेबल स्टूडेंट का है. तो ये बड़ा जरूरी है कि आप ये हैबिट डेवलप कीजिए. और ये पहली चीज, इसके लिए आपको नॉलेज बेस चाहिए, क्योंकि नॉलेज है इस चीजों का और आपके जहन में ये चीजें पॉपअप होती हैं, तो ओनली देन यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड ऑन सच इश्यूज इन द एग्जामिनेशन. अगर आपकी नॉलेज बेस कंप्लीट नहीं है और मैं कहूँगा कि वेल फाउंडेड नहीं है इन योर ब्रेन, तो ये चीज़ें पॉपअप नहीं होंगी. यू नीड लॉट ऑफ रिवीजन, यू नीड गुड प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट एरिया, स्पेशली बिजनेस वैल्यूएशन. तो अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो एक नोट डीवीएम में, बाय द वे के बदलता तो डीवीएम में भी बदलनी थी. मैं चाहूँ तो एक नोट लिख के मैं के को 11 की जगह 12 कर सकता हूँ, रैंडमली 12 कर लूँ, 13 कर लूँ, आर्बिट्रेरी एडजस्टमेंट है, जस्ट टू टेल द एग्जामिनर कि के फॉर एन अनलिस्टेड कंपनी शुड बी हायर. ये बताने के लिए मैं इसमें 1-2% की एडजस्टमेंट डालना चाहूं तो नोट लिख के डाल सकता था, लेकिन डीवीएम में भी और यहां पे भी दोनों जगह करना था. फिलहाल मैंने पास ऑन नहीं की, बट दैट इज एन ऑप्शन. तो एनीवेज जी, सबसे पहले हम जो करंट डाटा है उसको यहां पे इनकॉर्पोरेट करें. हमें जो गिवन है दैट इज 51870, 51870. फिर कॉस्ट ऑफ सेल है जी 3440. यहां से ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 21430. फिर यहां पे ओवरहेड्स हैं हमारे 15845. फिर यहां पे इंटरेस्ट है 1110. देन वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4475. देन वी हैव टैक्स. टैक्स का क्या रेट लगाया वैसे? 28%. टैक्स 28% पे है, तो वो है जी 1253. और देन वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 3222. अच्छा जी, अब हमने इसमें ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करनी है. रेवेन्यू में ग्रोथ इज 4% पर एनम. कॉस्ट ऑफ सेल में ग्रोथ इज 3% पर एनम. ओवरहेड्स में ग्रोथ इज 2% पर एनम. देन क्या है जी? दैट्स इट. इसके बाद जीरो हो जानी है. इंटरेस्ट का कुछ जिक्र नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. जिस कॉस्ट के बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया, हम अज्यूम करेंगे कांस्टेंट. अज्यूम कांस्टेंट. ठीक है जी. अब आपको ये तमाम वैल्यू ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको मुझे ये फिगर्स देनी है जी. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ये फिगर आपको देनी है. ये मैं जो एरिया हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे डालने के लिए, ये 4 फिगर 1 2 3 4 इनको कैलकुलेट कीजिए सारी वैल्यूज और मुझे फाइनली ये फिगर्स डिटरमिन करके दीजिए. डेसिमल में जाने की कतन कोई जरूरत नहीं है आपको. रुपीज इन थाउजेंड में है, मिलियंस में हो तो फिर, और मिलियन भी कोई टेंस ऑफ मिलियन हो तो हम डेसिमल में जाते हैं. हंड्रेड्स ऑफ मिलियन है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियन है, तो भी आपको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती. थाउजेंड में तो रुपीज इन थाउजेंड में तो बिल्कुल डेसिमल नहीं लगते. ये कंप्लीट कीजिए कैलकुलेशन और मुझसे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर शेयर करेंगे विच इज इक्वल टू फ्री कैश टू इक्विटी.
जी जनाब, क्या आ रही वैल्यूज़ कोई पहुँचे हैं करीब करीब? जी जनाब, वैल्यू बोलिए। ईयर 1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 3830, 3830, ईयर 2 4474, 4474, ईयर 3 5154, 5154, ईयर 4 टिल परपेचुटी तो ये हो रहा है 5154। मुझे ठीक लग रहा है, मेरे पास भी यही वैल्यू आ रही है। वेल, सर एंड बना 4 के परपेचुअल हो क्या 4 से परपेचुटी क्या आ रहा है आपके पास? 5332, 5875 मेरे पास 5875 आ रहा है जी मेरे पास। मल्टीप्लाई करते हैं मान 2 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ क्या लिया ना, ये 4 टिल परपेचुटी टाइमिंग है। अब आगे इसकी डिस्काउंटिंग होनी है ना, वो कहानी तो आगे है। ये तो हमने सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर 4 का लिया और 4 टिल परपेचुटी यही रहने वाला है। ठीक है, ये इसकी टाइमिंग आ गई। ये फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर है, ये इसकी टाइमिंग है। 11% पे आप डिस्काउंट कीजिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए क्या है। अब फटाफट इन कैश फ्लोज को, ये कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर हैं, इनको 11% डिस्काउंट कीजिए और बताइए।
474 वैल्यू ऑफ इक्विटी बेटा ये तो शामिल नहीं है, पहली बात ये तो क्लियर है ना आपको, ये तो पास्ट है, ये तो पास्ट है, हमने सिर्फ बेस के लिए लिया, आपको इनकी पीवी लेनी है, फ्यूचर कैश उसकी पीवी लेनी है। 61030 जी 61030 1472 14,000 बेटा ये 4 परपेचुटी है, 1/r है लेकिन डिलेड है, तो इसका आपने परपेचुटी लगाया बेटा, मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, टाइमिंग देखो बेटा, 1/r है और 3 इयर्स का डिले है। बेटा क्या इशू क्यों पड़ रहा है, क्यों फंस रहे हो आप लोग? आपकी वैल्यूएशन यहाँ से शुरू होनी है, 11% 1 ईयर 0.909, 11% 2 ईयर 0.812, 11% 3 ईयर 0.731, डिलेड है 1/0.11 इंटू 0.731। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने अब प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और सम करना है। तो क्या है जी प्रेजेंट वैल्यू जी 49887 जी 49887 पे एग्रीमेंट है जी सबका, 894 राउंडिंग ऑफ डिफरेंस लग रहा है, तो लेकिन ये इतनी मुश्किल से डिस्काउंटिंग का जवाब निकलवाना ये कोई अच्छी बात नहीं है ये। सो व्हाट जी बेटा, जी बेटा आपने ऐसे ही किया 1 2 3 4, ऐसे ही किया आपने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन यू हैव टेकन द सम, टैक्सेशन कैलकुलेट की, ये किया सब आपने इंडिविजुअल निकाला है, जो वैल्यू दिखी हुई है 4% 1.04 1.04 1.04 1.04। सर 4 को हम यहाँ पे क्यों ले रहे 5 लाख समथिंग जो परपेचुटी लगा रहे हैं, सब सम लगाएं, अगर इंडिविजुअल भी करें रेवेन्यू कॉस्ट। बेटा ये 4 परपेचुटी का फैक्टर मैंने लिखा हुआ है सर एंड पे लगाया ना, अगर हम इंडिविजुअल पे लगाएं अलग अलग सब पे रेवेन्यू पे क्यों लगाए? आंसर सेम होना चाहिए या नहीं? आंसर आप कह रहे हैं इसकी पीवी लैदा लो, इसकी लैदा लो, इसकी लैदा लो, इसकी लैदा लो, इसकी लैदा लो। जस्ट फोर्थ में वैल्यू आनी है विद ग्रोथ। बेटा ग्रोथ तो है ही नहीं ना 4 में, कांस्टेंट हो गया ना, ग्रोथ तो है ही नहीं, 4 परपेचुटी दैट्स इट, मैंने इसके आगे ग्रोथ रेट लगाया भला? कोई ग्रोथ नहीं लगाया मैंने आपको, ये तो कांस्टेंट हो गया है, इसके आगे ग्रोथ नहीं है। हाँ इसके आगे ग्रोथ होती तो फिर सबकी ग्रोथ फर्क है, देन यू आर राइट, सबकी ग्रोथ फर्क है, फिर सबके अलग अलग वैल्यूज बने थे। अगर कहा जाता है यही ग्रोथ परपेचुटी में चलते रहनी है तो फिर तो बाय द वे 4 तक आने की जरूरत नहीं थी, फिर तो यहीं पे 1 पे सारे परपेचुटी के फार्मूले लग जाने थे। हम 4 तक आके आए क्यों है कि 4 तक ग्रोथ है, आगे ग्रोथ नहीं है। हम 4 तक तब आते हैं जब यहां तक ग्रोथ है और आगे नहीं है, या यहां पे रेट फर्क है आगे फर्क है। और बाद में इतनी लेबोरियस एक्टिविटी एग्जामिनर आपसे नहीं करवाता कि 6 वैल्यूज पे की फार्मूला 6 दफा अप्लाई करवाए, दैट इज जस्ट लेबोरियस एक्टिविटी। इफ यू कैन अप्लाई फार्मूला ऑन 1 वैल्यू, यू कैन अप्लाई इट ऑन 6 और 100 वैल्यूज, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखा करें कि इस तरह की लेबोरियस एक्टिविटी एग्जामिनर नहीं कराता। आपके ध्यान में आ रहा है तो आपको शक पड़ना चाहिए कि गलत सोच आ रही है, कोई गड़बड़ है सोच में आपकी। यहां पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है हमें नोट नंबर 1 की लास्ट बुलेट पे, assume annual growth will be 0 for revenue, cost of sales and overheads for year 5 on and each year onwards। अच्छा जी ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ये आपका क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, रेंज ऑफ वैल्यूज हमने डेवलप कर ली है। पी रेशो बेस पीछे हम छोड़ के आए, बिल्कुल ठीक है जी। तो पी रेशो बेस वैल्यूएशन हमने बेसिकली ये इसकी एवरेज उठा लो भाई, ये प्रॉफिट ऑफ टैक्स है ना, इसकी एवरेज उठा लो, 4 सालों के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ऑफ टैक्स की एवरेज उठा लो, क्या आती है इसकी एवरेज? 4833। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आती है? 48330। लीजिए जी, रेंज ऑफ वैल्यूज तैयार हो गई हैं। सबसे पहले हमने एसेट बेस वैल्यू किया, फिर हमने डिविडेंड बेस वैल्यू किया, फिर हमने अर्निंग बेस वैल्यू किया, और लास्ट में हमने ये कैश फ्लो बेस वैल्यूएशन किया हुआ है, और कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर है। और यहाँ पे हम असूल क्लियर रखें, एसेट बेस वैल्यूएशन फॉर इन एनी नेगोशिएशन, एसेट बेस वैल्यूएशन इज द लीस्ट वैल्यू। यहाँ पे तो बाई चांस कैलकुलेशन में भी लीस्ट निकली है, जरूरी नहीं कि निकलती भी लीस्ट, जरूरी नहीं कि निकलती भी लीस्ट, बट वी शुड नो फॉर नेगोशिएशन पर्पसेस दिस इज द लीस्ट। हो सकता है डीवीएम इससे भी नीचे जा रहा होता, बट दैट इज देन इररेलेवेंट। रेलेवेंट रेंज में दिस इज द लीस्ट, एंड रेलेवेंट रेंज में दिस इज द मैक्सिमम। हो सकता है अर्निंग बेस्ड वैल्यू इससे ऊपर जा रही होती, बट देन दैट वुड हैव बीन इररेलेवेंट।
हमारी डिस्कशन में फिर अर्निंग बेस्ड नहीं आनी थी, हमें ध्यान में रखना है कि लीस्ट वैल्यू इन एनी नेगोशिएशन इज एसेट बेस्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू इन एनी नेगोशिएशन शुड बी फ्री कैश फ्लो बेस्ड। ये रेंज में पता होना चाहिए, इन यही दो रेंज हमने बतानी है, ठीक है। कोई वैल्यू कोई और मेथड इस रेंज से बाहर की वैल्यू दे रहा है तो हमारी नेगोशिएशन में वो शामिल नहीं है, हमारी प्रेजेंटेशन में वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल के तहत हमने कहा जी ये मैक्सिमम वो मिनिमम, दैट्स इट। दाएं बाएं नहीं जाना, इसके बाहर नहीं जाना, इस रेंज से बाहर नहीं होना हमने। Definitely acquirer के लिए this is the maximum price that acquirer will be, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, this is the maximum price that acquirer will be willing to pay and this is the minimum price that target will be willing to accept. This is the price, minimum price that target seller is willing to accept. वो है buyer is willing to pay, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस प्रीमियम नहीं होता भाई, प्रीमियम की बात तो की जाती है, आप करंट प्राइस प्रीमियम संभाल, आप करंट प्राइस के ऊपर क्या पे कर रहे हो, तो यहाँ पे तो है ही अनलिस्टेड, यहाँ पे तो हम कंपनी को डील कर रहे हैं ना। प्रीमियम तो होता है कि आप जो करंट वैल्यू उसके ऊपर क्या पे कर रहे हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में कोई सवाल किया था हमने शायद प्रीमियम की डिस्कशन के रेफरेंस से कि मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड क्या है, हमें यहाँ पे बताया, लेट्स अज्यूम हमें यहाँ पे बताया जाता कि इस कंपनी की करंट इक्विटी वैल्यू, सपोज ये डायनेमिक लिस्टेड होती और इसके में कहा जाता करंट इक्विटी वैल्यू से 40 मिलियन है। Had we been provided this information कि डायनेमिक लिस्टेड है और उसकी करंट शेयर प्राइस के हिसाब से वैल्यू ऑफ इक्विटी 40 मिलियन है, देन दिस 9.88 मिलियन जो आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम अफोर्डेबल प्रीमियम, देन इट इज प्रीमियम। प्रीमियम तो है करंट वैल्यू से ऊपर कितना मैक्सिमम पे कर सकते हो, तो करंट वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए प्रीमियम का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज नहीं होगा। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन ज़रा करते हैं बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ सालों में आप कह सकते हैं कि आईकैप के पास पेपर क्वेश्चन में एक इमर्जिंग एरिया है। पहले आज से में भी 5-7 साल पहले या उससे पुराने सवालों में हमें बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन पे सवाल बड़े ना होने के बराबर मिलते थे, हमें बिजनेस वैल्यूएशन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन पिछले कोई 5-6 सालों में आईकैप में इस कॉन्सेप्ट को लेके काफ़ी क्वेश्चंस हमें आए हैं। तो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या कि आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करते हो। रीअरेंजमेंट कुड बी इन द शेप ऑफ डीमर्जर और मर्जर, ये आपकी रीऑर्गेनाइजेशन है कि आप बिजनेस एंटिटीज को फॉर मकसद जनरली रीऑर्गेनाइजेशन का यही होगा टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, to improve the efficiency of the business and to increase the, of course, shareholders wealth of the company. तो शेयर होल्डर वेल्थ को बढ़ाने के लिए या ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप ये डिसीजन लेते हो। तो उसमें डिफरेंट टर्म जो यूज की जाती हैं, जिसमें एक डीमर्जर है। ये टर्म हमें कोई अननोन नहीं है। डीमर्जर मतलब आप अपनी कंपनी के एक से ज्यादा हिस्से कर दो, इंडिपेंडेंट, एक आपके कंपनी के अंदर मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स चल रहे हैं, यू मे डिसाइड टू मेक देम इंडिपेंडेंट कंपनीज। ठीक है, आपने कहा जी मेरी कंपनी में एक सोप डिवीजन चल रहा है और एक से शुगर डिवीजन चल रहा है, तो लेट्स मेक देम टू इंडिपेंडेंट कंपनी, दिस इज कॉल्ड डीमर्जर, ऑपोजिट टू द मर्जर। हाँ जी, नॉट नेसेसरली आप इसको ये डीमर्जर जरूरत नहीं फैक्ट्री यहां से उठा के उधर ले जाओ, एंटिटी बेसिस पे आप कर सकते हो कि एसेट आपने दाएं बाएं कर दिया और उसकी रिपोर्टिंग लाइन फर्क कर दी, दो इंडिपेंडेंट कंपनीज बनाई, एक बिजनेस एक को ट्रांसफर कर दिया, दूसरा दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, इंडिपेंडेंट कंपनीज बना दी। जरूरी नहीं कि फिजिकल लोकेशन ऑफ द एसेट भी आप चेंज करो, दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है, एक ही ग्रुप है। तो आपकी ये बिल्डिंग, ये फैक्ट्री ये लगी है, ये फैक्ट्री भी लगी है, पहले एक अम्ब्रेला में थे, आपने अम्ब्रेला दो कर दिए, फैक्ट्रियां वहीं की वहीं खड़ी हैं, सिर्फ लीगल स्ट्रक्चर आपने उनको शेप दो कंपनीज की दे दी है, बिजनेस आपने डिवाइड कर दिया है। नॉर्मली इसका मकसद रहता है, खैर ये एडवांटेज यहाँ पे आ रहे हैं, मेन एडवांटेज ऑफ डीमर्जर इज ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज वैल्यू। बात का बिजनेस जब एक अम्ब्रेला में चल रहा होता है, इतना ग्रो कर जाता है कि लार्जर साइज ऑफ बिजनेस को किसी एक सीईओ को लिए मॉनिटर करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी मल्टीपल रीजन आती हैं। एक रीजन तो हमने कहा जी ऑपरेशनल डिफिकल्टी आनी शुरू होगी, मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो शेयर होल्डर के लिए उसके फ्यूचर को परसीव करना, फोरकास्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर या शेयर होल्डर वही है ना की फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर एंड देन उसके बाद बाइंग सेलिंग ट्रेड, मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट करना और उसके हिसाब से शेयर प्राइस मूवमेंट होना। तो हमने जैसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कोई कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में जब कोई फैसला करती है, इफ दैट
फैसला हैज सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फ्यूचर अर्निंग, दैट पॉजिटिव इंपैक्ट इज ट्रांसलेटेड टू द शेयर प्राइस। शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारी वैल्यू पे क्या असर डालेगी, और अकॉर्डिंगली मार्केट में डिमांड सप्लाई का बैलेंस उस प्राइस के लिए एडजस्ट हो जाता है। जब एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन जाता है जिसमें एक अम्ब्रेला के नीचे 4 कंपनीज काम कर रही हैं, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में फ्यूचर का जब कोई प्रोजेक्ट या फ्यूचर की इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में, अब एक इतने कॉम्प्लेक्स कंपनी के एक सेगमेंट की फ्यूचर इंफॉर्मेशन, हाउ इट शुड बी ट्रांसलेटेड टू बाय मेजरिंग द इंपैक्ट ऑन शेयर वैल्यू, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एक कंपनी, उसका एक छोटा सा फ्यूचर की इंफॉर्मेशन क्वाइट एक्यूरेटली शेयर होल्डर्स कैन इंटरप्रेट कि भाई इसका इंपैक्ट कंपनी की वैल्यू पे क्या आएगा, तो ठीक है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप में ये मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बात यहां पे लिखे ना, उसकी वैल्यू फेयरली फ्यूचर के पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। तो जब कंपनी को आप छोटे सेगमेंट में बांट देते हो तो फिर उसकी वैल्यू उसके फ्यूचर पोटेंशियल को फेयरली रिफ्लेक्ट करती है, एंड इन दिस वे यू आर एबल टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब एक एंटिटी की मार्केट वैल्यू 100 रुपया है, उसके आप 4 हिस्से करते हो तो 25 के नहीं होते, वो बात का 28 के हो जाते हैं, 30 के 4 हो जाते हैं, सिनर्जी आ जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू फोरकास्ट इंडिविजुअल सेगमेंट फ्यूचर एंड ट्रांसलेट any news about its future in the shape of price movement। ठीक है, आसानी से उसको समझ पाते हैं कि भाई किसी प्रोजेक्ट के, किसी इंडिविजुअल सेगमेंट के बारे में फ्यूचर की इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल सेगमेंट की शेयर प्राइस पे कैसे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन एक सेगमेंट की इंफॉर्मेशन 4 सेगमेंट बेस्ड कंपनी पे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द मेन, आप कह सकते हो कि मोटिव, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक शेयर होल्डर की ईज, उनको सपोर्ट करना टू एनहेंस देयर एबिलिटी, या उनकी फ्यूचर इंफॉर्मेशन की ट्रांसलेशन इन द शेप ऑफ इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस, उसकी एबिलिटी को बढ़ाना। ड्रॉबैक इसमें डेफिनेटली है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके लूज होते हैं। स्मॉलर कंपनी विल हैव लोअर टर्नओवर, प्रॉफिट स्टेटस देन द ग्रुप बिफोर डीमर्जर। देयर मे बी हायर ओवरहेड कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स लॉस्ट, द एबिलिटी टू रेज एक्स्ट्रा फाइनेंस में बी रिड्यूस, वल्नरेबिलिटी टू टेक ओवर, छोटी कंपनी बन गए हो, आपको कोई भी आके खा सकता है, टेक ओवर कर सकता है। सो शेयर होल्डर विल प्रेफर टू डू डीमर्जर इफ दिस हैपन, जो मैंने पहले बता दिया कि डीमर्जर का अगर बेनिफिट है, डीमर्जर का बेनिफिट क्या है, इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिवीजन प्लस इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू ऑफ सेकंड डिवीजन माइनस कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ द ग्रुप। अगर डीमर्जर में कोई फायदा है तो शेयर होल्डर डीमर्जर को सपोर्ट करेंगे। मतलब जैसे मैंने कहा कि कंबाइंड कंपनी 100 रुपए की है, लेकिन उसके टुकड़े कर दो, वो 120 की बन जाती है, तो शेयर होल्डर विल सपोर्ट यू। हम कहेंगे जो 20 है ऊपर का, ये डीमर्जर का बेनिफिट है। और ये कैसे मेजर किया जा रहा है, इंडिविजुअल डीमर्जर के बाद एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, प्लस डीमर्जर के बाद दूसरे डिवीजन की वैल्यू क्या है, माइनस डीमर्जर से पहले कंबाइंड वैल्यू क्या थी इनकी। दिस शोज यू द बेनिफिट ऑफ डीमर्जर। अगर बेनिफिट एग्जिस्ट करेगा तो शेयर होल्डर्स विल सपोर्ट डीमर्जर। जी बेटा, लार्जर कंपनी से आप छोटी कंपनी बन गए हो ना। लेंडर जो है छोटी कंपनी को लोन देते हुए जरा घबराते हैं। बेटा ओवरऑल तो एक नहीं होगा, जब आप लोन के लिए जाते हो तो आप इंडिविजुअल कंपनी की लोन एप्लीकेशन डालते हैं ना, इंडिविजुअल कंपनी के एसेट एज सिक्योरिटी ऑफर करते हो ना, पूरे ग्रुप के एसेट एज सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते। तो एज एन इंडिविजुअल कंपनी आपका कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो गई है। एज एन इंडिविजुअल कंपनी यू हैव बिकम अ स्मॉलर कंपनी, आपकी एसेट बेस रिड्यूस हो गई है। ठीक है, सो स्मॉलर बिजनेसेस आर जनरली कंसिडर्ड रिस्कियर बिजनेस। मैंने शायद कभी अगर बात नहीं की तो उसका हम देखते हैं, मैंने बल्कि बोला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े ग्रुप्स के पीछे बड़े बैंकर्स खड़े होते हैं, फाइनेंशियर खड़े होते हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट उससे जुड़े होते हैं। लेकिन छोटे बिजनेसेस के पीछे कोई नहीं आता बचाने के लिए, अगर वो ट्रबल में जाए तो। ठीक है, दैट्स व्हाई स्मॉलर बिजनेसेस आर कंसिडर्ड रिस्कियर देन द लार्जर एंटिटीज। और जब आप डीमर्ज कर जाएंगे तो योर इंडिविजुअल कंपनीज विल बी मच स्मॉलर यूनिट्स फॉर योर बैंकर्स या फाइनेंशियर्स। अच्छा, इसी रीऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बाय आउट की टर्म भी होती है। मैनेजमेंट बाय आउट से मुराद क्या होता है जी? मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, जो सीनियर जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, वो कंपनी का कंट्रोल ले लें। नॉर्मली मैनेजमेंट बाय आउट विल हैपन व्हेन द मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दे वांट टू टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो डायरेक्टर्स रिटायरमेंट चाहते हैं, वो अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो जनरली मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड अ गुड नोन बायर। क्या, तो ये उसको मैनेजमेंट बाय आउट करते हैं कि बाय आउट कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो ऑनर डायरेक्टर हैं वो अपने जो मैनेजमेंट है, अपनी टीम है, उसी को
अपने स्टेक्स बेच के बिजनेस से रिटायर हो जाएं। एडवांटेजेस क्या है? टू रेज कैश क्विकली, टू इंप्रूव लिक्विडिटी, नोन बायर, if subsidiary is loss making then sale to management will be better financially than liquidation, better publicity। लॉस मेकिंग है तो मैनेजमेंट को बेचना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैनेजमेंट दे नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस। दे मे थिंक कि प्रॉब्ली इस लॉस मेकिंग यूनिट को विद देयर कंट्रोल दे कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रॉफिटेबल यूनिट। तो ये एक अच्छी सिचुएशन बन जाती है। बेटर पब्लिसिटी भी मिल जाती है कि अगर आपकी ग्रुप की और एंटिटीज भी हैं तो ये सोचा जाता भी आपने अपने एम्प्लॉइज को नवाज दिया है, आपने उनको कंपनी लिक्विडेट करके बंद करके उनको घर नहीं भेजा, इंस्टेड यू हैव यू हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक अच्छी पब्लिसिटी भी ग्रुप को मिल जाती है। ये कंपनी को एडवांटेजेस हैं और ये मैनेजमेंट को कुछ एडवांटेजेस हैं मैनेजमेंट बायआउट के। इसमें फिर मैं कहूँगा कि हमें कोई थ्योरी लिखने को नहीं आएगी, किताबें हमारे पास होती हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, ताकि हमें ट्रांजैक्शन का पता हो कि हमें किसी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई कहानी सुनाई जाए तो हम कहानी को समझ पाएंगे। ये क्विकली रीड थ्रू कर लें, जिसमें कोई इशू है तो बताइए। मैनेजमेंट को क्या फायदा है बायआउट में? एक लास्ट टर्म मैनेजमेंट बाय इन। मैनेजमेंट बाय इन क्या होता है जी? कंपेटिटर की मैनेजमेंट आपके डायरेक्टर से शेयर बाय करे। बाय आउट है आपकी अपनी मैनेजमेंट आपके शेयर ले ले। बाय आउट क्या है? बाय इन क्या है? आपके कंपेटिटर की मैनेजमेंट डायरेक्टर से शेयर ले ले। दिस इज मैनेजमेंट बाय इन। कि बाहर से मैनेजमेंट आई, उन्होंने शेयर बाय किए और दे स्टार्ट रनिंग द शो। Buy-in is when a team of outside managers, as opposed to the managers who are already running the business, mount a takeover bid and then run the business themselves. A management buy-in might occur when a business venture is running into trouble and a group of outsider managers see an opportunity to take over the business and restore its profitability. They may bring fresh ideas and experience. They may bring better finance for the company. ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और अब हम आगे कुछ सवाल देखेंगे जो उनमें हमें रीऑर्गेनाइजेशन से भी डील करना पड़ेगा, हम मर्जर की बात भी करेंगे, हम डीमर्जर्स की बात भी करेंगे, हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स की बात भी करेंगे। सो वी टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक और उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन विल बी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। ये रीऑर्गेनाइजेशन पे टू माय मेमोरी दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आया विंटर 17 में। ये क्वेश्चन आया था सीटी लिमिटेड का, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे जी हम ब्रेक के बाद। और बाय द वे इसके साथ ही एक क्वेश्चन आप होम असाइनमेंट में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बीबीएस स्टोर्स, जिससे मैंने पैक्सेज आपको दिया था। ये बीबीएस भी एसीसीए का पास पेपर क्वेश्चन है और मैं समझता हूं कि जो मैं सीटी आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं वो काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन है बीबीएस से ही। और जब सीटी हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे तो आप बीबीएस का सवाल इंशाल्लाह घर पे बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो विल स्टार्ट सीटी का क्वेश्चन नंबर 13 आफ्टर 10 मिनट्स। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी बिजनेस सोल्यूशन में रीऑर्गेनाइजेशन के एरिया पे, और हमें एक क्वेश्चन अब देखते हैं। विंटर 17 का क्वेश्चन 1 है हमारे क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन 13 है पेज 361 पे। क्वेश्चन है सीटी लिमिटेड का। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। सीटी लिमिटेड advise whether CT should initiate expansion of its steel production capacity by disposing of its investment properties। कहानी इसकी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। सीटी लिमिटेड इज अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स। एक प्रॉपर्टी बिजनेस है, प्रॉपर्टीज में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, और एक स्टील प्रोडक्शन का बिजनेस है। प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि हम अपने प्रॉपर्टी बिजनेस का एक पोर्शन बेचें, उससे जो पैसा रेज करें उसे स्टील की एक्सपेंशन में लगाएं। इसका मतलब हम अपने बिजनेस में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वेट को बदलने की बात कर रहे हैं। दिस इज आल्सो रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम अपने बिजनेस में जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके वेट को बदलना चाह रहे हैं। एक के वेट को कम कर रहे हैं, दूसरे को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसकी फिजिबिलिटी हमें कहा जा रहा है करने को।
तो पढ़ते हैं कहानी और फिर देखते हैं हाउ टू प्रोसीड। CT Limited has two divisions, that is Steel Manufacturing Division and Investment Property Division. CT's management foresees significant increase in steel demand and wants to expand current production capacity, which requires financing of 1200 million. तो 1200 million की फाइनेंसिंग से स्टील की प्रोडक्शन एक्सपेंड की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी आर एज फॉलोज। जिस ये 1200 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नतीजे में ये आपको रिटर्न्स आने वाली हैं, फ्री कैश फ्लोज आने वाली हैं। आफ्टर 5th ईयर फ्री कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर ईयर। ये 5 साल के कैश फ्लोज हैं, इसके बाद 5% पर एनम परपेचुअली लगने लगी है, ठीक है। CT is considering to dispose of one of its properties, which represents 50% of the total value of its investment properties to finance the expansion. 1200 मिलियन का जो पैसा लाना है कहां से लाएंगे? 50% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टीज बेचेंगे, उससे एक्सपेंशन फाइनेंस करने की प्लानिंग है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 10% ऑफ देयर फेयर वैल्यूज। द फेयर वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8% ईच ईयर। Management plans to use proceeds in excess of the required amount, if any, for repayment of the long-term loan. मतलब प्रॉपर्टी बेचने से जो पैसा आया वो आपकी जरूरत से अगर ज्यादा हुआ तो उससे अपनी प्रॉपर्टी कितनी बेचनी है? 50% ऑफ द प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बेचोगे। अगर 1200 से ज्यादा पैसा आया तो जो सरप्लस पैसा है उसे लॉन्ग टर्म लोन पे करोगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी रिडक्शन ऑफ 100 basis point in the gearing results in improvement in CT's credit rating and a consequent reduction of 10 basis point in its cost of debt. सरप्लस पैसे से आप डेट रीपे करोगे, डेट रीपेमेंट से आपकी गेयरिंग कम होगी। 100 बेसिस का मतलब 1% होता है। आपकी गेयरिंग अगर 1% कम हुई तो आपकी गेयरिंग कम होने से फाइनेंशियल रिस्क इन्वेस्टर का कम होगा, और इन्वेस्टर का फाइनेंशियल रिस्क होने से कम होने से आपकी फाइनेंस कॉस्ट 10 बेसिस मतलब 0.1% गिरेगी। सो गेयरिंग डेट रीपेमेंट से गेयरिंग कम होगी, 1% गेयरिंग कम होने से आपकी 0.1%, 10 बेसिस का मतलब 0.1% फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। फॉलोइंग इज अ समराइज्ड लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट फेयर वैल्यू, इंटेंजिबल्स, करंट एसेट्स, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, बैंक लोन के साथ स्टार है, ये उसका रेट है जी, रीपेबल आफ्टर 5 years है, कैरीज मार्कअप एट 1 year, कार्गो +2 है, और जनाब ये करंट लायबिलिटीज है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट है, समरी है। फॉरेन इंडस्ट्री एंड मार्केट इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। इक्विटी बीटा ऑफ CT 1.2, इक्विटी बीटा ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग 1.4, एवरेज गियरिंग ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग 70। ये CT का इक्विटी बीटा है, ये स्टील बिजनेस में कंपनीज का एवरेज इक्विटी बीटा है, और ये स्टील बिजनेस में कंपनीज का गियरिंग है। इस इक्विटी बीटा में दो चीजें होती है ना, एक बिजनेस रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क इसमें है स्टील का, फाइनेंशियल रिस्क का 70 डेट 30 इक्विटी का। रेट ऑफ 1 year ट्रेजरी बिल्स RF 6.5 है, 1 year काइबोर 6.75 है, एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ KSE मतलब RM 14 है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ CT शेयर्स 24 रुपीज है, एप्लीकेबल इनकम टैक्स इज 30। ये जनाब आपके पास CT का डाटा गिवन है, और है एक कहानी कि हमने 50% ऑफ द प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बेचना है और उसके बाद स्टील में एक्सपेंशन करें या ना करें। अच्छा, ये सवाल वैल्यूएशन का कम, शायद फिजिबिलिटी का ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें बहरहाल वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे जरा बड़ी डिटेल में देखना पड़ेगा इसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कि आपने जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो लेने हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाली है। अच्छा, हमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बताए गए हैं, ये 1200 की इन्वेस्टमेंट, और ये है फ्री कैश फ्लोज इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में, और ये है फ्यूचर ग्रोथ इनकी। लेकिन इसके लिए जो पैसा है ये कहां से लाना है हमने? प्रॉपर्टी बेच के। प्रॉपर्टी बेच के जब पैसा लाएंगे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाएगी। प्रॉपर्टी के बेचने के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है, वो रेंटल इनकम आपकी फोरगो होगी।
प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि आपने प्रॉपर्टी मेंटेन की है फॉर रेंटल इनकम, तो वो आपकी फोरगो होगी, तो वो इस प्रोजेक्ट को करने के नतीजे में रेंटल इनकम फोरगोन भी रेलेवेंट आएगी। तो हमारे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज होंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम स्टील प्रोजेक्ट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंटल इनकम, ये हम फ्री कैश फ्लो लेंगे और फिर हमें सूटेबल वैक पर डिस्काउंट करना है। सूटेबल वैक कैसे बनाना है वो हम जरा पहले कैश फ्लो ले लें, फिर इसके लिए सूटेबल वैक की बात करेंगे। तो कैश फ्लोस पहले बनाते हैं जी। सबसे पहले हम कर रहे हैं बात क्वेश्चन नंबर 13 की, और इसमें हमें उसने ईयर 5 तक के कैश फ्लोज दिए हुए हैं और फिर उसके बाद कर रहा है कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब 6 एंड ऑनवर्ड ग्रोथ है। तो हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि मैं इसको 0 से 5 तक ला जाता हूं और फिर 6 से परपेचुटी प्लॉट कर लेता हूं। 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6 टू परपेचुटी। रुपीज़ इन मिलियन में हमें डाटा गिवन है, तो रुपीज़ इन मिलियन में 0 1 2 3 4 5 6 टिल परपेचुटी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 मिलियन, स्टील प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज 185, 212.5, 215, 279, 315 एंड देन ऑनवर्ड 5% ग्रोथ है जी। इसमें 5% ग्रोथ के साथ 6 कैश फ्लो बताइए, ईयर 6 का कैश फ्लो क्या है? 315 इंटू 1.05 330.75 और ऑनवर्ड ग्रोथ इज 5%। ठीक है, ये कहानी हमें बताई गई है, ग्रोथ इसके बाद 5% है। अच्छा, अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट वो भी यहां पे इनकॉर्पोरेट करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट इनकम जो हम फोरगो करेंगे। अच्छा, उसके लिए आप जरा थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट एग्जामिनर से आ जाता है। हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि हमने 50% ऑफ द प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बेचना है। हमारा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो कितना है? 3500। हमें 3500 का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का 50% बेच देना है, मतलब 1750 का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बेचना है और उसमें से 1200 हमने इन्वेस्ट करना है स्टील प्रोजेक्ट में, और जो ऊपर का 550 है वो किधर गया? डेट। ये डेट की रीपेमेंट में जाना है, यही बता गया मैं। सो 1750 हमें मिलेगा बेच के प्रॉपर्टी, 1200 चला जाएगा प्रोजेक्ट में प्रपोज जो है, और 550 जाएगा डेट रीपेमेंट में। ना तो क्वेश्चन इज, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन इज, हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंटल इनकम जो हमें चार्ज करने चाहिए प्रोजेक्ट को, वो किस वैल्यू पे होनी चाहिए? 1750 पे या 1200 पे? 1200 पे। मेरी भी यही सोच है जो आपकी है, लेकिन आई कैप के सोल्यूशन में पता नहीं 1750 पे क्यों की गई है, उसकी मुझे वजह नहीं समझ आती। क्योंकि जो ऊपर का 550 है वो तो आपका डेट रीपेमेंट में गया, तो उसकी रेंटल इनकम फोरगोन, इंटरेस्ट कॉस्ट सेव से नॉक ऑफ हो रही है। आपने 550 का डेट रीपे किया ना, तो उसे वहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट सेव किया आपने, तो इधर रेंटल इनकम फोरगो की, उधर इंटरेस्ट कॉस्ट सेव की, तो वो दोनों हमारी डिस्कशन में चूंकि नहीं आ रहे, तो हमें तो भाई 1200 का प्रोजेक्ट है तो 1200 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है। अच्छा जी, 1200 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो उसके बारे में उसने में कहा हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी पे 10% और सालाना उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है 8%। तो मैं इसकी जो वैल्यू डिटरमिन करूंगा, से मैं पहले साल इसकी मैं वैल्यू बनाना चाहूं, तो इट विल बी 1200 का 10% और इंटू 1.08 इंटू 0.7 पोस्ट टैक्स, क्योंकि मेरे सारे कैश फ्लोज आई एम अज्यूमिंग दीज आर ऑल पोस्ट टैक्स वैल्यूज, इनमें मैं कोई टैक्स एडजस्टमेंट नहीं डाला, तो आई हैव टू टेक इट पोस्ट टैक्स एज वेल। ठीक है, 90.72 ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और इसके बाद सिंपली लास्ट ईयर की वैल्यू लो, उसको 1.08 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो ग्रोथ है वो आती जाएगी।
लास्ट ईयर की वैल्यू को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगली वैल्यू आती जाएगी। तो बोलिए जनाब अगली वैल्यू क्या है? 97.98। नेक्स्ट 105.82, 28, 43, 133.30। और जो ख्याल रखने की बात है, इसका जी आगे 8% रहेगा। इसका ग्रोथ 5% है, इसका ग्रोथ रेट 8% है। दो डिफरेंट ग्रोथ रेट हैं, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास टोटल डाटा अरेंज हो गया फ्री कैश फ्लोज का। तो अब हम इसका ज़रा सम लेने चलते हैं ताकि फिर हम इसकी डिस्काउंटिंग की तरफ चल सकें। तो जनाब प्रोजेक्ट कैश फ्लोज क्या बन रहे हैं? 1200 नेगेटिव, ये कितना बना जी? ईयर 1 का कैश फ्लो 94.28 पॉजिटिव। नेक्स्ट 114.52। नेक्स्ट 109.18 4 72 5 57। अच्छा, इसको अब नेट करने का फायदा कौन नहीं कि इन दोनों को हमने अलग-अलग ही लेकर चल रहा है, ठीक है। ये तो हमने 6 से परपेचुटी है, ग्रोइंग परपेचुटी, ये भी 6 से परपेचुटी है। इनको हम सीधा डिस्काउंटिंग में ही इनको डील कर लेंगे। इनको नेट करने का देयर इज नो यूज। नेट हम तब करते हैं जब दोनों का ग्रोथ रेट सेम होता। इन दोनों को हमें अलग-अलग ही डिस्काउंट करना पड़ेगा, अलग-अलग डील करना पड़ेगा। तो हम इनको यहीं पे छोड़ते हैं। ये अभी हमारा पेंडिंग पोर्शन है, इसको बाद में डील करेंगे। फिलहाल हम डिस्काउंट फैक्टर की तरफ जरा मुतवज्जो होते हैं कि भाई वो क्या है। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाएंगे और यहां से नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे कमेंट कर देंगे कि भाई क्या हमारे लिए प्रॉपर्टी बेच के पैसा स्टील की एक्सपेंशन में लगाना वायबल है या नहीं है, ठीक है। अब हमें यहां पे डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। इसके लिए मैं आपको वर्किंग 1 पे लेके जाना चाहूंगा। अब वर्किंग 1 में हमें जो चीज ख्याल रखनी है वो क्या है कि मुझे यहां पे जो वैक चाहिए, वैक में क्या क्या आता है? एक डेट इक्विटी आता है, एक केई आता है और एक केडी आता है। ये चीजें हैं जी। हमें डेट इक्विटी रेशो मार्केट बेसिस पे मिल जाए, हमें केई मिल जाए, हमें केडी मिल जाए, हम वैक निकाल लेते हैं। मार्केट बेसिस पे डेट इक्विटी निकालना कोई इशू है नहीं यहाँ पे। उससे पहले हम ना सीटी का मार्केट वैल्यू बेस पे डेट इक्विटी निकालना कोई इशू शायद है नहीं। क्या है मार्केट वैल्यू बेस्ड डेट इक्विटी? चलिए पहले डेट इक्विटी उठा लेते हैं जी। मैं काम में करता हूं, मैं वैक का स्ट्रक्चर एक टेबल जो बनाता हूं, सोर्सेज, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू। तो सोर्सेज हमारे पास सीटी के 2 हैं। सीटी की बैलेंस शीट देखिए, सीटी के पास 2 सोर्सेज है, एक इक्विटी एक बैंक लोन है। इक्विटी एंड बैंक लोन। कॉस्ट की बात करें तो इक्विटी की कॉस्ट की भी कहानी लंबी है जरा, और बैंक लोन की कहानी भी थोड़ी लंबी है। याद है ना बैंक लोन का? इट्स नॉट दैट सिंपल। गेयरिंग बदलेगी तो स्प्रेड कम होगा, कितनी गेयरिंग बदलेगी, कितना स्प्रेड कम होगा, वो भी लंबी कहानी है। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो हमें इसकी भी वर्किंग करनी है, हमें इसकी भी वर्किंग करनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस। तो ये रेडीली अवेलेबल है। हमारे शेयर्स इन इशू हैं 395 मिलियन और प्राइस है 24 रुपए, 9480। ये रुपीज इन मिलियन में आ गया। और बैंक लोन कितना है? बैंक लोन 2800। बट दिस इज करंट लोन। हम जो वैक निकालने जा रहे हैं, हम उस सिचुएशन का वैक निकाल रहे हैं कि सीटी कंपनी 50% ऑफ प्रॉपर्टी बेच के 1750 रेज करके 1200 प्रोजेक्ट में लगा के 550 से डेट रीपे कर देगी। उस सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहां पे जो वैक हमें मिलेगा, गेयरिंग मिलेगी और डेट जो मिलेगा वो कुछ ये होने वाला है। कितना बना? ये कहानी होने वाली है। क्योंकि प्रपोजल क्या है कि आप स्टील इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करें या ना करें,
स्टील इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि आपका डेट 2250 पे खड़ा हुआ है, आपका डेट 2250 पे है, तो आपको 2250 के हिसाब से वैक कैलकुलेट करना है। और ये 550 कहां से आ रहा है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने 3500 की प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का 50% बेच दिया है और 1200 इसमें से हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी 550 बचता है जिससे हम डेट रीपे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पहले कॉस्ट ऑफ डेट पे चलते हैं जी। ये हमने वर्किंग 1 बनानी शुरू की थी ना, यहां से ये वर्किंग हम लेट्स अज्यूम कहते हैं जी 1 है हमारी, इसमें मैं वर्किंग 1.1 ये बनाने चलता हूं। वर्किंग 1.1 बनाने के लिए मैं क्या लूंगा, मुझे पोस्ट टैक्स केडी चाहिए। कंपनी बैंक लोन है, लोन लिया हुआ कंपनी ने 1 ईयर कार्बो प्लस 2, 1 ईयर कार्बो इज 6.75% प्लस 2, ये बैंक लोन है। लेकिन अब हमें देखना है कि इस बैंक लोन में कितनी रिडक्शन मिलती है स्प्रेड में गियरिंग की कमी की वजह से। ऐसा ही है, हमें गियरिंग की कमी की वजह से कितनी स्प्रेड में रिडक्शन मिलती है, मुझे वो कैलकुलेट करनी है और ये मुझे रिडक्शन यहां पे इनकॉर्पोरेट करनी है। मैं इसके लिए बनाता हूं से वर्किंग 1.2, वर्किंग 1.2 मैं इसके लिए बनाता हूं, अपनी कितनी स्प्रेड में रिडक्शन आएगी और फिर पोस्ट टैक्स करना है तो इसको मैं 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। टैक्स रेट 30% है यहां पे, ये मेरी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आने वाली है। अच्छा जी, वर्किंग 1.2 में अब मुझे करंट, मुझे इक्विटी और डेट चाहिए और मुझे डेट इक्विटी रेशियो चाहिए, मुझे करंट और एक्सपेक्टेड वैल्यूज चाहिए ताकि मैं गियरिंग में रिडक्शन देख सकूं, ताकि मैं गियरिंग में रिडक्शन देख सकूं कि गियरिंग में कितनी कमी आई है, उस कमी के हिसाब से हम बात को आगे लेके चल सकें। अच्छा जी, करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, अब यहां पे एक तवज्जो चाहिए आपकी। हमने वैक कैलकुलेट करना हो, डेट इक्विटी रेशियो मार्केट वैल्यू बेस्ड लेते हैं। हमने बीटा गियर अनगियर करना हो, डेट इक्विटी रेशियो मार्केट वैल्यू बेस्ड लेते हैं। लेकिन आपने जब कोवेनेंट के लिए, आपने जब क्रेडिट स्प्रेड के लिए गियरिंग कैलकुलेट करनी होती है, कोवेनेंट के लिए या क्रेडिट स्प्रेड के लिए आप गियरिंग कैलकुलेट करनी होती है तो इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज। ये प्रिंसिपल याद रखिएगा। डेट कोवेनेंट के लिए या आपको डेट का क्रेडिट स्प्रेड कैलकुलेट करने के लिए जब भी आपको गियरिंग कैलकुलेट करनी है, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज। आई रिपीट, वैक के लिए, बीटा गियरिंग अनगियरिंग के लिए मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग चलती है, लेकिन कोवेनेंट के लिए, क्रेडिट स्प्रेड के लिए बुक वैल्यू बेस्ड गियरिंग चलती है। तो हमें यहां पे अब बुक वैल्यू बेस्ड गियरिंग चाहिए। हमारी करंट बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है 3950 प्लस 3148, कितनी है जी? 3950 प्लस 3148, 3950 प्लस 3148, 7098 और करंट डेट हमारा 2800 है। कीपिंग इन व्यू द फार्मूला, जो हमें फार्मूला यूज करना चाहिए वो है डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी। ये है फार्मूला नॉर्मली जो हम गियरिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस फार्मूला से परसेंटेज में बताइए कितने परसेंट है आपकी करंट गियरिंग, 2 डेसिमल तक बोलिएगा। व्हाट इज योर करंट गियरिंग? परसेंटेज में बोलिएगा। डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, बेटा क्या हो गया? डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, पॉइंट 29%। प्रपोज इक्विटी में कोई चेंज नहीं आने वाली, लेकिन डेट आपका 2250 पे आने वाला है। डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी रिवाइज होकर कहां जाएगा? 24.07%। हमें कहा गया है 1% गियरिंग में कम होने का मतलब आपके थ्रेड में 0.1% की कमी, तो रिडक्शन इन गियरिंग कितनी है आपकी? 4.22%। तो 4% की कमी हुई। 4% की कमी की वजह से रिडक्शन इन क्रेडिट स्प्रेड, reduction in credit spread, it is 0.4%.
1% गेयरिंग कम होने से आपके क्रेडिट स्प्रेड में 0.1% की कमी आती है। आपकी गेयरिंग तो 4% कम हुई है, तो आपके क्रेडिट स्प्रेड में 0.4% की कमी आएगी। तो आपका क्रेडिट स्प्रेड जो यहां पे 2% बताया गया था, इसमें 0.4% की कमी हो जाएगी। आपका क्रेडिट स्प्रेड 1.6% रह जाएगा। सो काइबोर प्लस 1.6 इंटू 1 माइनस टैक्स, ये आपकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आएगी। क्या आएगी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? 0.04 नहीं होगा? पता नहीं, ये मैं 2% में से 0.4% लेस कर रहा हूं। मैं फ्रैक्शन तो नहीं लिखी हुई, ये परसेंट है। 0.4 कैसे बना रही है? गेयरिंग कितने परसेंट कम हुई है? 4 फुल परसेंट में बात करें तो 4%। 1% गेयरिंग कम हो तो 0.1% इंटरेस्ट गिरता है। तो आपकी 4% गेयरिंग कम हुई है तो इंटू 4, 0.1 इंटू 4, 0.4% आपका क्रेडिट स्प्रेड कम हुआ। जी जनाब, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यहां से आप ले सकते हैं। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ रही है इधर? $6.75 प्लस 1.6 इंटू 0.7, 5.85. This is your post-tax cost of debt, 5.85%. जी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमने ले ली। हमारे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी भी आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी आ गई, हमारे पास बैंक लोन भी आ गया। अब 1.1 1.2 वर्किंग बना चुके हैं, तो वर्किंग 1.3 हम बनाते हैं केई के लिए। जी कोई सवाल यहां तक? केई हमें पता है वर्किंग 1.3 में हम कैपम से लाएंगे। कैपम होता है जी RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इक्विटी। RF is readily available as treasury bills, 1 year treasury bills 6.5%. RM is readily available as 14%. Minus RF is again 6.5 into beta equity. बीटा इक्विटी क्या है, इसलिए वर्किंग 1.4 पे जाते हैं हम। और वर्किंग 1.4 में मैं आपको ज़रा बीटा इक्विटी की कहानी थोड़ी समझाएं। बीटा इक्विटी में कौन कौन से रिस्क होते हैं? फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होगा इसमें? सीटी का। कौन सा वाला? ये जो बैक में यूज हो रहा है, यही बीटा इक्विटी में जाएगा ना फाइनेंशियल रिस्क। तो ये तो हमें पता है जी, सीटी का फाइनेंशियल रिस्क पोस्ट प्रोजेक्ट जो कि हमें ऊपर गिवन है, इसका मसला नहीं, ये हल हो गया। बिजनेस रिस्क कौन सा चाहिए? स्टील का, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि हमने स्टील के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है। हमने स्टील के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है, तो हमें स्टील के प्रोजेक्ट का बिजनेस रिस्क चाहिए। हमें ऐसा बीटा चाहिए जिसमें बिजनेस रिस्क स्टील का हो, फाइनेंशियल रिस्क सीटी का हो। हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है पेज 362 की टॉप ए टेबल में, उसमें इक्विटी बीटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग गिवन है और उनकी गियरिंग रेशियो भी अवेलेबल है। तो वो जो स्टील बिजनेसेस का इक्विटी बीटा अवेलेबल है वो मेरे सीटी के लिए सूटेबल नहीं है। मैं उसको पहले अनगियर करूंगा, फिर उसको मैं इस गियरिंग पे रीगियर करूंगा, तो दैट विल बिकम द सूटेबल बीटा इक्विटी। उसको यहां डालेंगे क्या ही आ जाएगा, आगे बैक आ जाएगा। ठीक है, तो कीजिए जरा काम। स्टील बिजनेस के बीटा इक्विटी को एसेट बीटा बनाइए। मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, स्टेप वाइज मुझे इंफॉर्मेशन देते जाइएगा। बीटा एसेट ऑफ स्टील बताएंगे आप मुझे, फिर बीटा इक्विटी ऑफ स्टील फॉर सीटी बताएंगे मुझे। ये दो वैल्यूज मुझे बतानी है, ये दूसरी वैल्यूज है, ये आपने कैपम में फीड करके के ही लेनी है। बीटा एसेट ऑफ स्टील एंड देन बीटा इक्विटी स्टील सीटी।
0.53। गीटा इक्विटी सिटी के स्टील बिजनेस का। ये वाली गेयरिंग यूज करनी है ना भाई। पॉइंट 0.64। ठीक है ये कैलकुलेशन। वेरीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को। मुझे क्यों लग रहा है इसमें थोड़ी सी कोई एरर है। मेरे पास जो पहले कैलकुलेशन थोड़ी सी अवेलेबल है। ओके 0.6 समझ नहीं है। बीटा एसेट को बीटा इक्विटी नहीं बनाना आता या क्या? कहाँ फंसे आप? जी बेटा ये मैंने आपके सामने रेशो रखी हुई है। ये आप जो रेशो वैक में यूज करनी है उसी रेशो पे आप इक्विटी बीटा निकालोगे ना। वैक के लिए ये रेशो निकाली है ना हमने, तो यही रेशो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बीटा में रिफ्लेक्ट होगी ना। ये कोई डिफरेंट रेशो तो यहाँ नहीं आती। ठीक है, जो गेयरिंग रेशो आपकी वैक की है वही गेयरिंग रेशो आपकी केई की कैलकुलेशन में बीटा इक्विटी में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपका ये बीटा एसेट है, इसको बीटा इक्विटी बनाना है। रेशो जो हमने ऊपर डिटरमिन की हुई है जी 0.64। ठीक है जी 0.64 लीजिए जी 0.64 और ये वैल्यू यहां पे जाएगी 0.64। इससे मिलेगी हमें के क्या है 11.3% is KE 11.30 this is KE 11.30 यहाँ पे KE फीड करेंगे और फिर आप ले लेंगे वैक। तो जनाब इस डाटा से वैक बताएं क्या आ रहा है। डाटा आपके सामने है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, KE एंड पोस्ट टैक्स KD। $10.25 10.25%। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 10% पे फॉर डिस्काउंटिंग। तो हमने वैक को 10% पे राउंड ऑफ कर लिया। वैक को 10% पे राउंड ऑफ किया और इसका मतलब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी अब हम 10% पे असेस करने जा रहे हैं। लीजिए जी 10% पे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी असेस कीजिए। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी असेस करते हुए ये 4 तक 5 तक तो कोई मसला नहीं है, छठे में मसला आने वाला है। छठे में क्या मसला आना है उसके लिए मैं आपसे कोई थोड़ी सी हेल्प आउट आपको करने की कोशिश करूंगा। तो छठे के पहले छठे वाला मसला समझ लीजिए जी। 11% 0 से लेकर 5 तक कोई मसला नहीं है जी। ये दो कैश फ्लोज को हमने डिस्काउंट करना है। जरा देखिएगा 330.75 दिस इज योर कैश फ्लो 6। ये कैश फ्लो 6 है ना। कैश फ्लो 6 ओवर 0.1 माइनस 0.05 के ई माइनस जी
ये डिस्काउंटिंग इन परपेचुटी विद ग्रोथ हो गया, कैश फ्लो 6 ओवर डिस्काउंट रेट माइनस जी। लेकिन नाउ इज द डिले, कितने साल का डिले है? 5 ईयर्स का, तो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.621। ये है जी पॉजिटिव वैल्यू। और देन इसकी नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी 133.30 ओवर 0.1 माइनस 0.08 इंटू 0.621। तो जनाब यहां से अब आप पीवी निकालेंगे सारी की सारी। चलें इसको मैं यहां पे ब्रैकेट में शो कर देता हूं कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये ब्रैकेट में वैल्यू आएगी और इनका सम यहां पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू में और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। जी अब मुझे एनपीवी इसकी कंप्लीट करके बताइए 10% पे डिस्काउंट करते हुए, और कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछिएगा। 10% पे अब आपको कंप्लीट करना है बाकी वैल्यूज, जैसे ये 0.909 होता है, ये 0.826 होता है, ये 0.751 होता है, ये 0.683 है और दिस इज 0.621। लीजिए जी सारे फैक्टर्स आ गए हैं, अब आपको सिर्फ पीवीज लेनी है। ये सारे कैश फ्लोज की पीवी लीजिए और एनपीवी मुझसे शेयर कीजिए। जी जनाब क्या आ रही है एनपीवी यहां पे? जी 737 मिलियन नेगेटिव, 737 मिलियन नेगेटिव। ये मेरी पिछली कैलकुलेशन से बहुत दूर है, इतना दूर उसको होना नहीं चाहिए था। बाकियों पे तो मुझे कोई डाउट नहीं रहा। मुझे इस कंपोनेंट की वैल्यू बताइए ना क्या बनाइए। इस कंपोनेंट, ये नेगेटिव नहीं है बेटा, ये पॉजिटिव कंपोनेंट है, दिस इज नेगेटिव कंपोनेंट। ये है, आप कह रही ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको अगर मैं 1 लिखूं तो ये है जी 4107.92, और ये जो कंपोनेंट है इसको अगर मैं 2 लिखूं तो इसकी वैल्यू 4138.97।
97, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ठीक है जी वैल्यूज। चलिए अब बोलिए एनपीवी पर क्या है, 737.32 and it is negative. So project is not feasible at all. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो हमसे उसने पूछा था advise whether CT should initiate expansion of its steel production capacity by disposing of its investment properties, तो हमारा डिसीजन है नो, ठीक है, क्योंकि एनपीवी ऑफ दिस ऑप्शन इज नेगेटिव। अच्छा अब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन यहाँ पे की हैं, इसमें लेट्स टॉक समथिंग अबाउट दिस वैक कैलकुलेशन। इस वैक कैलकुलेशन में गियरिंग ठीक है, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, मतलब हमारा आई कैप्स के सोल्यूशन से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बैंक लोन हमारा आई कैप के सोल्यूशन से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। केई की कैलकुलेशन में बीटा पे बड़ा स्ट्रांग हमारा डिसएग्रीमेंट आया है आई कैप के साथ, और आई थिंक हमने जैसा डिस्कशन की, वी स्टैंड प्रिंसिपली राइट कि हमने बीटा जब सिलेक्ट किया तो वी डिस्कस दिस कि भाई हम चूंकि सीमेंट प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी करने जा रहे हैं, तो सीमेंट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हुए हमें जो बीटा यूज करना चाहिए, इट शुड कैरी बिजनेस रिस्क ऑफ स्टील प्रोजेक्ट, इट शुड कैरी बिजनेस रिस्क ऑफ स्टील एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ सीटी पोस्ट प्रोजेक्ट। अच्छा अब आईकैप के सोल्यूशन में यहां पे जो बीटा यूज किया गया है, या इनफैक्ट मैं वैक कहूं जो यूज किया गया है, तो वो वैक लिया गया है पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन वैक ऑफ सीटी। उसमें सिर्फ फर्क बीटा की कैलकुलेशन में है कि उसमें जो बीटा लिया गया है उसमें फाइनेंशियल तो यही है, लेकिन जो बिजनेस रिस्क लिया गया है पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रिस्क ऑफ सीटी, हमने क्या लिया है, बिजनेस रिस्क ऑफ स्टील, क्योंकि हम तो स्टील प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं। तो हमें असूल जो पता है कि जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करो बीटा में बिजनेस रिस्क वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो भाई स्टील प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है, सो बीटा में यूज करना चाहिए जिसमें बिजनेस रिस्क स्टील का हो। आईकैप के सोल्यूशन में बीटा जो लिया गया है उसमें बिजनेस रिस्क है पोस्ट प्रोजेक्ट सीटी का, जिसमें सीटी में स्टील भी है और सीटी में प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो भी है। उन्होंने जो बिजनेस रिस्क लिया है वो सीटी का पोर्टफोलियो बीटा लिया है, और पोर्टफोलियो भी कौन सा, जो कि रिवाइज हो चुका है। आधा पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बिक चुका है। अच्छा अब यहां पे मैं इसकी रिक्वायरमेंट को रीफ्रेज करता हूं, क्योंकि जो वर्किंग इसने की हुई है वो वर्किंग हमारे अदरवाइज किसी क्वेश्चन में काम आ सकती है, ठीक है। जैसे मैंने जो आपको क्वेश्चन बीबीएस का दिया होम असाइनमेंट में, उसमें रिक्वायरमेंट है कि पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन वैक निकालो, मतलब पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन वैक इधर स्टील प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में यूज नहीं होना था, लेकिन हम इसको एज एडिशनल रिक्वायरमेंट करते हैं कि पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन मुराद आधी प्रॉपर्टी बेची और हमने सीमेंट प्रोजेक्ट अज्यूमिंग कर लिया, स्टील प्रोजेक्ट हमने कर लिया ऑन द अजम्पशन कि हमने आधी प्रॉपर्टी बेच के स्टील प्रोजेक्ट भी कर लिया और डेट भी पे ऑफ कर दिया। पोस्ट प्रोजेक्ट वैक ऑफ सिटी निकालो, पोस्ट प्रोजेक्ट वैक ऑफ सिटी, कि भाई ये रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद सिटी का वैक क्या बनता है। तो ये वैक आईकैप ने यहां पे यूज किया, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको एडिशनल रिक्वायरमेंट के तौर पे करने जा रहे हैं। सो मैं इसकी रिक्वायरमेंट लिखता हूं, एडिशनल रिक्वायरमेंट मैं बना रहा हूं, एडिशनल रिक्वायरमेंट assuming CT goes ahead with steel expansion project, calculate revised WACC of CT। CT का WACC निकालो। अभी हमने जो निकाला था वो WACC CT's WACC suitable for steel expansion, वो CT's WACC suitable for steel expansion था। अब हमें CT का WACC चाहिए, हाँ, assuming goes ahead with the steel project, मतलब उसने ये रीऑर्गेनाइजेशन कर ली, उसने प्रॉपर्टी बेच दी, उसके पैसे से उसने स्टील की इन्वेस्टमेंट कर दी और उससे सरप्लस पैसे से डेट पे ऑफ कर दिया।
अच्छा, अब हम जब वैक के लिए चलते हैं तो वैक के लिए तो फिर वही 4 कंपोनेंट चाहिए ना हमें। सोर्सेज में इक्विटी और डेट है, कॉस्ट ऑफ सोर्सेज में डेट में कोई चेंज नहीं है, एज बिफोर 5.85, मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, एज बिफोर 9480 एंड 2250 एज बिफोर, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज आना है केई में। लेट्स अज्यूम इसके लिए मैं वर्किंग, क्योंकि हम नया सवाल कर रहे हैं तो इसको मैं वर्किंग 1 का नाम देता हूं। ये सेम जैसे पिछले पार्ट में हमने किया, ये सेम जैसे पिछले पार्ट में किया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मैं वर्किंग 1 बनाता हूं। तो भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो वर्किंग 1 बना है इसमें आनी तो केई कैपम सही है, RF 6.5 प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। बीटा के लिए वर्किंग 1.1 बनाते हैं हम। हमें बीटा इक्विटी चाहिए यहाँ पे। बीटा इक्विटी कौन सा चाहिए? जिसमें फाइनेंशियल रिस्क होगा CT पोस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है CT पोस्ट प्रोजेक्ट। क्या हो गया भाई? ये CT की पोस्ट प्रोजेक्ट गेयरिंग है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिस्क में यही चाहिए, क्योंकि हमने कहा वैक की कैलकुलेशन में जो गेयरिंग यूज होती है बीटा की फाइनेंशियल रिस्क में भी वही गेयरिंग जाती है ना। तो गेयरिंग तो यही जानी है यहां पे, ये वाली। अब रह गया बिजनेस का मामला। बिजनेस में कौन सा जाएगा? दोनों, स्टील का भी प्रॉपर्टी का भी। हमारे पास CT का बीटा अवेलेबल है 1.2, लेकिन वो तो करंट प्रोपोर्शन के लिहाज से है। वो तो करंट स्टील का साइज करंट प्रॉपर्टी के साइज के हिसाब से है। हम तो आधी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा स्टील में डाल रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी का वेट कम कर रहे हैं, स्टील का वेट बढ़ा रहे हैं। तो जो पोर्टफोलियो, CT इज अ पोर्टफोलियो, CT का बीटा इज द बीटा फॉर पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो का बीटा होता है वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पोर्टफोलियो, which definitely changes with the change in weights of the project in the portfolio। तो हमारे पोर्टफोलियो में वेट्स चेंज हो रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो में वेट चेंज हो रहे हैं। स्टील बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी कम हो रही है। तो अब हमने जो कहानी यहां पे सीखनी है कि हम एक पोर्टफोलियो बीटा में जब प्रोजेक्ट्स का वेट बदले तो रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बीटा कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अब हमें पोर्टफोलियो बीटा पे जाने के लिए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का बीटा चाहिए, जो कि हमारे पास फिलहाल रेडीली अवेलेबल नहीं है। अब कहानी जरा पूरी सुन लीजिएगा। हमारे पास स्टील का बीटा अवेलेबल है, हमारे पास CT का बीटा अवेलेबल है, बट हमारे पास प्रॉपर्टी का बीटा नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हुए पोर्टफोलियो बीटा का क्वेश्चन किया था। वहां पे इसी तरह प्रॉब्लम हमारे सामने आया था, बिल्कुल यही कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे सामने आया था। ऑयल रिग शिप बिल्डिंग डिवीजन की कहानी अगर आपने कभी रिवाइज की हो तो एक छोटी सी कंपोनेंट हमने किया था, उसमें यही कहानी थी, जिसमें हमने पोर्टफोलियो का बीटा अवेलेबल था, एक कंपोनेंट का अवेलेबल था, हमने उसको स्प्लिट करके दोनों कंपोनेंट्स के बीटा बनाए थे। ठीक है, वहां पे हमने दोनों कंपोनेंट्स के बीटा बनाए थे। ये शिप बिल्डिंग से रिलेटेड एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हमने की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया में। पेज 199 पे इलस्ट्रेशन 42। ये उस इलस्ट्रेशन 42 में जो हमने कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग की थी, वही वर्किंग यहां पे हमारे अप्लाई होने जा रही है। तो कॉन्सेप्ट तो पोर्टफोलियो का डिफरेंट है, तो क्या निकाल लेंगे भाई, ठीक है ना। तो साइज डिटरमिन हम कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब साइज कहां से उठाना है, यही शायद यहां पे आपकी लर्निंग है। हमने पोर्टफोलियो में वेट ऑफ द प्रोजेक्ट्स कहां से उठाना है, दिस इज योर लर्निंग।
तो लेकिन उस पर जाने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले एसेट बीटा ऑफ सीटी चाहिए और हमें एसेट बीटा ऑफ स्टील चाहिए। एसेट बीटा ऑफ स्टील तो हमने लिया हुआ है, पीछे निकाला था 0.64। ये भी वजह आपको पता है, हम एसेट बीटा में जाके वेटेड एवरेज की इक्वेशन एसेट बीटा में जाके अप्लाई करते हैं। ये हमने बात सीखी थी क्योंकि इक्विटी बीटा लेवल पे गेयरिंग भी आ रही होती है ना बीच में, तो वो गेयरिंग की वजह से जो बीटा वैल्यू डिस्टॉर्ट होती है, वो एसेट बीटा जो वेटेड एवरेज की इक्वेशन है उसमें मिसफिट हो जाती है कि आपके एक बीटा की गेयरिंग कुछ हो रहा है, दूसरे बीटा की गेयरिंग कुछ हो रहा है। तो वो एवरेजिंग की इक्वेशन में जाने के लिए दे बोथ नीड टू हैव सेम गेयरिंग, तो इट्स बेटर टू हैव देम अनगियर्ड। ठीक है, तो हमने कहा जी बीटा एसेट ऑफ स्टील हमारे पास 0.63 माय मिस्टेक 0.53 अवेलेबल है। तो बीटा एसेट ऑफ सीटी बना लो, हमें इक्विटी बीटा ऑफ सीटी अवेलेबल है, तो जो जरा ध्यान से चलिएगा जरा, और ये करंट बीटा इक्विटी ऑफ सीटी है, हमने इसको अनगियर करना है, करंट गियरिंग से अनगियर करेंगे। तो करंट गियरिंग सीटी की क्या है 9480 एंड 2800। सीटी की करंट गियरिंग 9480 एंड 2800। तो जनाब इस गियरिंग को लेके सीटी के बीटा को अनगियर कीजिए, सीटी के बीटा को अनगियर कीजिए करंट गियरिंग के हिसाब से, यूजिंग द करंट गियरिंग। क्या आ रहा है जी एसेट बीटा ऑफ सीटी 0.99। ये जनाब एसेट बीटा ऑफ सीटी 0.99। अच्छा जी, अब ये बीटा आपको पता है ना, ये पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो का बीटा। चले मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, सीटी इज अ पोर्टफोलियो, सीटी इज अ पोर्टफोलियो। ये एक प्रोजेक्ट का बीटा है, ये पोर्टफोलियो का बीटा है। अब अगर मैं पोर्टफोलियो बीटा की इक्वेशन यहां पे बनाना चाहूं, क्या हो रहा है इसको, बीटा एसेट, जरा देखिएगा इसको, बीटा एसेट ऑफ सीटी जो कि पोर्टफोलियो है shall be equal to beta asset of property into market value of property over market value of CT plus beta asset of steel into market value of steel project over market value ऑफ सीटी। वेटेड एवरेज बना रहे हैं ना कि सीटी की वैल्यू में प्रॉपर्टी कितनी है उतना वेट प्रॉपर्टी के बीटा का दे दो, सीटी की वैल्यू में स्टील कितना है उतना वेट स्टील के बीटा का दे दो, वेटेड एवरेज की इक्वेशन। अब इसमें से मेरे पास जो जो वैल्यूज अवेलेबल है, बीटा एसेट ऑफ सीटी अवेलेबल है 0.99, बीटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी इज मिसिंग, दैट आई वांट टू वर्क आउट, बीटा एसेट ऑफ स्टील अवेलेबल है 0.53। अब रह गया मामला जी, ये क्या होता है, ये क्या फैक्टर्स कहां से आने हैं? जो आपने कहा था वहां पे तो इक्वल वेट थे ना, यहां पे वेट कौन से लगने हैं? ग्लोबल में कहा गया था इक्वल वेट है, तो हमने 0.5 कर दिया था, 1/2 कर दिया था। अब यहां पे क्या होना है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको इस वर्किंग में एडिशनल आप एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं। द प्रिंसिपल इज फॉर द पर्पसेज ऑफ डिटर्मिनेशन, फॉर द पर्पसेज ऑफ डिटर्मिनिंग weighted average portfolio, the value of the entity is considered value of equity. Value of entity is considered market value of equity, which is 9480. दोबारा जुमला सुन लीजिए, for the purposes of calculating weighted average beta of the portfolio, value of the company is taken equal to market value of equity, and in any such question you will be given value of one project, like current value of property you have. Current value of property you have as 3500, तो ये 3500 है, ये 9480 है, तो ये 9480 है, तो ये क्या हुआ
ठीक हो गया। मतलब ये आपको बता दिया 9480 वैल्यू ऑफ इक्विटी के बराबर लिया जाता है वैल्यू ऑफ द कंपनी को फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ द कंपनी को फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस इक्वेशन वेट डिटरमिन करने के लिए इक्विटी के बराबर लिया जाएगा। और एक प्रोजेक्ट की वैल्यू आपको दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, जैसे आप बीबीएस भी करोगे ना, बाय चांस वहां पे भी प्रॉपर्टी की कहानी है, वहां भी प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो बेचा जा रहा है, तो वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट की वैल्यू अवेलेबल है, एक प्रोजेक्ट की वैल्यू अवेलेबल है, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? टोटल -1। स्टील की वैल्यू क्या होगी? टोटल माइनस प्रॉपर्टी। तो जनाब यहां से अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको फॉर बीटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपका बीटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी आ गया जी, कितना जी? 1.78। ये आपका बीटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस है 1.78। जरा ये कहानी को देख लीजिए, कोई चीज को ऑब्जॉर्व करने में दिक्कत है तो पूछिए। 1.78 कोई क्वेश्चन है यहां पे, कोई इशू है तो पूछिए। हमने यहां पे कॉन्सेप्ट देखा है पोर्टफोलियो बीटा का कॉन्सेप्ट हम यहां पे देख रहे हैं। पोर्टफोलियो बीटा का कॉन्सेप्ट एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है। बेसिक इलस्ट्रेशन में ये कॉन्सेप्ट हम पीछे इलस्ट्रेशन 42 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में देख के आए थे। अब हम एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इतना आसान नहीं होता कैपिटल में डालना। ये बीटा एसेट है प्रॉपर्टी का, इतना आसान भी नहीं है। ये बीटा एसेट है प्रॉपर्टी का, और हम क्या निकालने जा रहे हैं? सीटी का पोस्ट प्रोजेक्ट वैक। तो सीटी के पोस्ट प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रॉपर्टी होगी क्या? स्टील भी होगा। और क्या कंपनी अनगियर्ड होगी? गियर्ड होगी। इसका मतलब हमें सीटी का रिवाइज्ड बीटा एसेट चाहिए विद रिवाइज्ड वेट। बदल गया ना वेट, वो कहानी भूल गए क्या कहा था? वेट बदल जाएगा, गियरिंग बदल जाएगी। तो पुरानी गियरिंग निकाली, पुराने वेट को अलग-अलग करके एसेट बीटा आ गया हमारे पास दोनों। अब नया वेट डालो, बीटा एसेट ऑफ सीटी आएगा। नई गियरिंग डालो, पोस्ट प्रोजेक्ट बीटा इक्विटी ऑफ सीटी आएगा। ये एक थोड़ी सी साइंस, थोड़ी नहीं, अच्छी बड़ी साइंस है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल साइंस है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। आपको ये जो सवाल कर रहे हैं, ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट दी गई है, इसके बाद बीबीएस करेंगे, बिल्कुल मिलते जुलते। बीबीएस में तो रिक्वायरमेंट है रिवाइज बैक निकालो, हम रिवाइज बैक निकालने की एक्टिविटी कर रहे हैं। बीबीएस में भी रिवाइज बैक आपसे निकाला गया है कि भाई हम अगर अपने पोर्टफोलियो को बदल देते हैं, गियरिंग को बदल देते हैं, तो पोर्टफोलियो भी बदले, गियरिंग भी बदले, बैक निकालो। वही काम हम यहां पे कर रहे हैं, यही काम बीबीएस में आपने करना है, जो आपके होम असाइनमेंट मैंने दिया। अच्छा जी, अब हमें रिवाइज्ड बीटा एसेट ऑफ सीटी बनाना है। तो वो होगा जी बीटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ सीटी, प्लस बीटा एसेट ऑफ स्टील इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ स्टील ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ सीटी। अब हम रिवाइज्ड बीटा एसेट ऑफ सीटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें पोर्टफोलियोज में प्रोजेक्ट का वेट बदल गया है। बीटा एसेट ऑफ प्रॉपर्टी हमने लिया 1.78, बीटा एसेट ऑफ स्टील हमने लिया हुआ है 0.53। ये तो पहले चलती आ रही है ना वैल्यू हमारे पास। क्या हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ सीटी एज डिफाइंड बाय दिस, क्या वो बदली है? पोस्ट प्रोजेक्ट हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ सीटी बदली, मतलब क्या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बदली? आंसर इज नो। इसका मतलब यहां पे वैल्यू 9480 ही रही, यहां पे वैल्यू 9480 ही रही। क्या पोस्ट प्रोजेक्ट हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास वही है, सेम? नो, वी हैव सोल्ड हाफ ऑफ इट, वी आर ओनली लेफ्ट विद 1750। तो ये क्या बचा? लीजिए जी, ये आपके पास बीटा एसेट, रिवाइज बीटा एसेट ऑफ सीटी आ गया। प्रोजेक्ट्स के वेट एडजस्ट होने के बाद रिवाइज बीटा एसेट ऑफ सीटी आ गया। कितना जी?
0.76। अब ये बीटा एसेट ऑफ सीटी है, कैपम में जाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? गियर। तो बीटा इक्विटी ऑफ सीटी बनाओगे रिवाइज्ड। और मैं अगर फार्मूला आपके सामने एक बार ले आऊं, बीटा एसेट इज इक्वल टू ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी, ये फार्मूला यही है ना गियरिंग का। तो बीटा एसेट 0.76, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज सेम 9480, डेट इज 2250, इतना ही बचा ना डेट, इंटू 0.7 ओवर 9480। तो जनाब बीटा इक्विटी सीटी का रिवाइज बीटा इक्विटी क्या आया? 0.88। ये है जी बीटा जिसको आपने अब लेके फीड करना है कहाँ पे? कैपम। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? यहाँ से 0.88। ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं ग्रीन हाईलाइट के साथ। ये जी ग्रीन हाईलाइट यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। ये सारी कहानी के बाद यहाँ पे आया तो इसे के क्या आई? के 13.10%। तो इसको यहाँ पे फीड कर दें 13.10%। तो फिर यहाँ से अब वैक बता दें क्या आता है, जिसको हम रिवाइज्ड वैक कह रहे हैं। $11.71%। दिस इज रिवाइज्ड वैक। अच्छा, अब ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको करवाई है रिवाइज वैक की, आई कैप के सोल्यूशन में हुई भी है, लेकिन मैंने हमने इसको कहा ये अननेसेसरी हुई थी, इसकी जरूरत नहीं थी। आई कैप के सोल्यूशन में तो हमारे हिसाब से, हमारी समझ के मुताबिक उस सवाल का जवाब इस वैक से आना था, ठीक है, वो हमने कर लिया। लेकिन मैंने सिर्फ क्योंकि आई कैप के सोल्यूशन में संसद में एक बार ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ रिवाइज वैक का, और विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको, बेसिक तो नहीं कहूँगा, जो एडवांस लेवल आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको रिफाइन करने के लिए, बीटा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। तो ये बड़ा रिवाइज वैक, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हल करना, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और यही एक्सरसाइज आपको BBS में मिलने वाली है, ठीक है। तो दैट शुड प्रोवाइड यू गुड रिवीजन। एक बार इसको जाके देखिएगा, इसको जैसे आज जाके बेशक देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, BBS को कल किसी टाइम या परसों कर लीजिएगा। लेकिन सिटी को अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करने के बाद, सिटी की दोनों रिक्वायरमेंट को ऑब्जॉर्व करने के बाद, ओरिजिनल क्वेश्चन को ऑब्जॉर्व करने के बाद, कॉन्सेप्चुअली इस एडिशनल रिक्वायरमेंट को ऑब्जॉर्व करने के बाद, फिर आप BBS को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी इंशाअल्लाह ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पोर्टफोलियो और बीटा जो है सारे आपके फुली आपके फिट इन होकर बैठ जाएंगे आपकी मेमोरी में इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही जी। इंशाअल्लाह हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बात चलती रहेगी, मजीद क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह हमारे एजेंडे में है। तो आगे इंशाअल्लाह कल परसों में भी हम पास पेपर क्वेश्चन ही कर रहे होंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।